वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 12 दिसंबर है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में आप लोग के लिए पीटी, मेंस और इंटरव्यू और इन कौन-कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है, जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप लोग फिल करते हैं, उसमें स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं, उसमें पीटी फैट कौन-कौन से न्यूज़ को कवर किया गया, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, आगे बढ़ेंगे। कल सरप्राइज़ टेस्ट हुआ था, लाइव टेस्ट जो यूट्यूब पर होता है, उसमें आप लोगों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, लगभग सभी लोगों का। तो प्रयास लगातार जारी रखिए। जो दैनिक जागरण न्यूज़ एनालिसिस से प्रश्न पूछे गए हैं, डेली करंट अफेयर सीरीज से पूछे गए और जो सब्जेक्टिव टॉपिक से हिस्ट्री और पॉलिटी से पूछे गए, उसमें बेहतर आप लोग कर रहे हैं। इसी तरह लगातार प्रयास करते रहिएगा और खुद को इम्प्रूव करते रहिएगा। आगे बढ़ने से पहले आप लोग युक्ति आईएएस का यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने का बहुत सा माध्यम है। आप व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा सकते हैं युक्ति आईएएस के लिंक को, साथ ही सर्कुलेशन ग्रुप में होता है, वहाँ भी शेयर कर सकते हैं। और रिव्यू रिव्यू आप लोग रिव्यू वीडियो बनाकर टेलीग्राम चैनल पर हमें सेंड कर सकते हैं और हमें सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि और भी लोग इसका लाभ ले सकें। साथ ही साथ युक्ति आईएएस का ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। वहाँ पर टेस्ट सीरीज़ के साथ साथ बहुत सी चीज़ें आप लोग को दी जा रही है। फ्री पीडीएफ भी दिया जा रहा है, लाइव जैसे लाइव टेस्ट का फ्री पीडीएफ आपको मिलेगा, साथ ही साथ सरप्राइज टेस्ट का फ्री पीडीएफ मिलेगा। तो आप लोग जाके देख लीजिएगा। आज अपलोड हो जाएगा जो कल का टेस्ट हुआ है, वो आपके ऐप का जो प्रोफाइल होता है उसमें आपको जाके देखना है, स्टडी मटेरियल वहाँ लिखा होगा, उस सेगमेंट में जाकर आपको सर्च करना है। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन बॉक्स में दिया रहता है। आप उससे भी टेलीग्राम चैनल से हमसे जुड़ सकते हैं और जो भी चीज़ें दी जा रही अपडेट की जाती है उससे आप उसका लाभ ले सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना समय गंवाए हुए। तो थोड़ा सा चीज़ों को मैं कलर को चेंज कर लूँ ताकि और भी बेहतर तरीके से लगे हमें। चलिए देखिए, इस न्यूज़ में पहले ही न्यूज़ में बताया गया है, शॉर्टकट की राजनीति करने वाले नेताओं को बेनकाब करें कीजिए, ऐसे प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कहा गया। और लगातार इनके द्वारा जो मुफ्त की रेवड़ियाँ का कॉन्सेप्ट जो हो रहा है हमारे राजनीति में, हालांकि आज बेहतर परिणाम सभी को दिख रहा है, पर आने वाले समय में देश के सामने, राज्यों के सामने वित्तीय स्थिति के प्रश्न को उभारेगा। इसी के संदर्भ में लगातार यह मांग उठ रही है कि इस प्रकार की राजनीति को कहीं न कहीं अंकुश लगाने की ज़रूरत है। साथ ही साथ या तो इसके बिहाफ में हमें कुछ करने की ज़रूरत है, जिसमें आपको संकल्प पत्र लाने की बात की गई थी, जिसमें पार्टियां बताएं कि जो भी वादे आप कर रहे हैं तो उसकी पूर्ति के लिए आपके पास रोड मैप क्या है, आप उस वित्त का प्रबंधन कैसे करेंगे। इन जैसे कदमों का भी सहारा लिया जा रहा है, ताकि जो लगातार बढ़ रही है मुफ्त की रेवड़ियों का कॉन्सेप्ट भारत जैसे देश में, जहां पर वित्तीय प्रबंधन और राजकोषीय जो दबाव है उसको किस रूप से हल किया जाएगा, इससे संबंधित टॉपिक को आपको कवर करेगा। इससे रिलेटेड देखिए, न्यूज़ 2 बार आप लोग को कवर किया जा चुका है। 10 अगस्त का एक न्यूज़ होगा और 10 अक्टूबर का, दोनों दिन आप लोगों को मुफ्त की रेवड़ियाँ या फ्रीबीज के बारे में चर्चा की जा चुकी है, जिसमें दिल्ली सरकार की स्थिति से लेकर अन्य राज्यों की स्थिति, आरबीआई का रिपोर्ट, साथ ही साथ मुफ्त की रेवड़ियाँ क्या होती है, कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप हुआ और ये किन देशों के लिए या जो मुफ्त की रोटियां या मुफ्त जो सेवाएं दी जाती है वो किन देशों के लिए उपयोगी है। और इसमें जो वर्तमान का राजकोषीय स्थिति है भारत का, राज्यों का, तो इसके संदर्भ में दोनों के बीच अंतर क्या है, दोनों के बीच संबंध क्या, सभी पर चर्चा आपको ये दोनों डेट के आपको एनालिसिस में कवर किया जा चुका है। तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट से, यूट्यूब पर प्लेलिस्ट जो है युक्ति है इसका, उसमें जाइएगा और 10 अगस्त या 10 अक्टूबर की न्यूज़ को सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। नहीं तो टेलीग्राम चैनल पर मैसेज पिन किया रहता है, उसमें आपको सभी टॉपिक दिए रहे होंगे। आपको जो भी 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त, 15 अगस्त से लेकर 30 अगस्त, इसी तरह 2 शिफ्ट में आपको टॉपिक दिए रहते हैं, वो पिन किया हुआ मैसेज आता है। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो इस मैसेज के थ्रू भी जा सकते हैं, किस दिन कौन सा टॉपिक हुआ उसको कवर कर सकते हैं। यही बात
महाराष्ट्र में इनके द्वारा बोला जा रहा है, मोदी जी के द्वारा, कि इस पर अंकुश लगाने की जरूरत है और जनता को पहचानने की जरूरत है किस प्रकार से मुफ्त रेवड़ियाँ हमारे समाज के लिए, हमारे राजनीति के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए घातक होगा। तो इसके संदर्भ में इनके द्वारा बात की गई है। शेष बात जाननी है तो इस तारीख को देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, जो हो चुका है टॉपिक उसको हम लोग कवर नहीं करते, आप लोगों को भी पता है, जो नए स्टूडेंट है जान लीजिए, और जो चीज़ें आपको देखनी हो, जो डेट बता दिया जाता है या टेलीग्राम चैनल पर लिस्ट दिया रहता है, उससे आप सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए, अब यह एक न्यूज़ है आप लोगों के लिए, पीटी फैक्ट है। जो हिमाचल प्रदेश के लोग हैं या भारत के कोई भी स्टेट आप हिंदी स्टेट पीसीएस दे रहे हैं, वहाँ पर आपको इससे प्रश्न पूछेगा। 15वें मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के सुक्खू होंगे, और यह और प्रथम जो मुख्यमंत्री होंगे मुकेश। तो ये कौन कौन है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, देखते हैं क्या है नहीं इसके संदर्भ में अपडेट सारी चीज़ों को। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, मुकेश अग्निहोत्री पहले उप मुख्यमंत्री होंगे, और जो सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है, सुक्खू, वो हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री सीएम होंगे। और जो भी चीज़ें हैं आपको पीटी फैक्ट के रूप में ये कवर होगी, और जो हिमाचल प्रदेश के स्टूडेंट हैं वो विस्तृत रूप से इन पर नज़र अपना लगाएंगे। जी, आप देखिएगा इनकी चुनावी घोषणा जो थी, आपको ये देखना है, चुनावी घोषणा याद रखना है। पहली कैबिनेट में इनके द्वारा जो बुलाई जाएगी, पहली बैठक कैबिनेट की, उसमें पुरानी पेंशन योजना, महिलाओं को 1500 रुपये की सहायता हर माह, और साथ ही साथ 1 लाख नौकरियों को जो वादा किया गया था उस पर नज़र रहेगा सभी लोगों का, किस रूप से ये पूर्ति करेंगे, उस पर रोड मैप इनका क्या होगा। चलिए, अब ये देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको पीटी में भी यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, मेंस में प्रश्न पूछा जाता है, इंटरव्यू में भी प्रश्न आपको पूछा जाता है इस टॉपिक से, संसदीय जो समितियां हैं उससे रिलेटेड। जजों की नियुक्ति पर सरकार और कॉलेजियम के बीच जो टकराव के खेद व्यक्त किया गया है, जो अस्थायी समिति लोक जो कार्मिक प्रशासन, उसके जो समिति गठित की गई थी, उसकी समिति जो है वर्तमान में आपको बिहार के जो भाजपा के जो मेंबर हैं और राज्यसभा सदस्य के रूप में भी जाने जाते हैं, आपको सुशील कुमार मोदी, वही इस संसदीय समिति के अध्यक्ष है। और इसमें सभी पार्टियों का योगदान रहता है, आप लोगों को मैं अभी चर्चा करूंगा। इनके द्वारा यह बताया गया कि संसदीय समिति जो कार्यपालिका और जो विधायिका है, कार्यपालिका और न्यायपालिका से हाई कोर्टों खाली पदों के चिरस्थायी जो समस्या लोक से हटकर विचार करने के लिए आग्रह कर रहा है। अर्थात समस्या जो है उसको है ना लीक से हटकर, अर्थात आपको है ना अपने सत्ता के अभ्यास से हटकर एक समान रूप से समझने की जरूरत है कि इससे आम जनता कैसे प्रभावित हो रही, चीज़ों पर नज़र डालने की बात करें। कानून और कार्मिक विभाग से संबंधित जो अस्थायी समिति है, इसमें इस मुद्दे पर गुरुवार को अपनी रिपोर्ट संसद में पेश कर दी। तो सभी अस्थायी समितियां जो होती है, अस्थायी समितियां जो होती है संसद की, वो संसद को पेश करती है। तो इसके संदर्भ में मंत्रालय ने न्याय विभाग को इस पर कोई समझौता नहीं है, और उच्चतम न्यायालय जजों की खाली पदों की जानकारी देने की बात की गई है। कुछ आंकड़े इनके द्वारा प्रस्तुत किए, इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। इस समिति ने खेद जताया है कि न्यायपालिका कार्यपालिका दोनों इस समय समय सीमा का पालन करें। मैंने आपको पहले ही बताया था ना, यहाँ पर बात इस चीज़ का नहीं है कि नियुक्ति कैसे हो रही है, बात इस चीज़ का है कि सत्ता जो दिया गया है दोनों को, न्यायपालिका विधायिका को, उसमें सत्ता का अभ्यास कौन करेगा, किसकी सॉवरेनिटी होगी, उसकी यहाँ पर बात हो रही है। यहाँ पर हमेशा क्लेश होने का, विवाद होने का कारण यही है कि सत्ता का अभ्यास कौन करेगा। सत्ता का अभ्यास कहने का अर्थ मैंने आप लोगों को पॉलिटी क्लास में समझाया था ना, सत्ता और सत्ता का अभ्यास क्या है, इसी के कॉन्सेप्ट को समझिएगा। अर्थात विधायिका सर्वोच्च स्थिति में होना चाहती है और न्यायपालिका भी सर्वोच्च स्थिति में होना चाहती है हमारे सिस्टम में, अर्थात उसकी प्रभाव क्षेत्र अधिक हो। तो इसी के संदर्भ में विवाद आपको इसी टॉपिक से संदर्भित प्रश्न पूछा जा सकता है। मेंस में आपको यूपीएससी का मेंस हो या स्टेट पीसीएस का मेंस हो, यहाँ पर आपको प्रश्न किया जा सकता है। चलिए, इसी तरह देखिए कुछ आंकड़े दिए गए हैं, जिसमें 31 दिसंबर 2021 तक के आंकड़े इनके द्वारा कवर किया गया। एक सेकेंड रुक जाइएगा। चलिए, जो आपको 31 दिसंबर 2021 तक के आंकड़े इनके द्वारा तैयार किया गया, जिसमें तेलंगाना, पटना, दिल्ली और जैसे हाई कोर्ट में 50% से अधिक सीट पद रिक्त है,
जो न्यायाधीश के होते हैं, जिसमें से 10 हाई कोर्ट जो 40% सीट खाली है। तो देखिए अब भर्ती प्रक्रिया जो है वो कहीं न कहीं लेट हो रही है, कहने का मतलब यही है। और इससे क्या होगा, आम लोगों को प्रभावित होगा। और मैंने आप लोगों को आंकड़ा बताया था ना, क्वेश्चन में आप लोग बताइए तो 10 लाख की जनसंख्या पर वैश्विक रूप से सबसे अधिक किसके पास जजों की नियुक्ति संख्या है और भारत में कितनी है? मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में मैंने कवर भी किया था। जजों की जो संख्या है 10 लाख पर भारत में कितनी है, कितनी संख्या है, और विश्व में 10 लाख पर सबसे अधिक संख्या किसके पास है? तो आपको क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में दे देना है। आपको यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप इसे ज़रूर दीजिएगा। क्वेश्चन आप लोग को पहले भी कवर किया गया, इसलिए इसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर साथ ही साथ देखिए जो 25 हाई कोर्ट है, 5 दिसंबर तक हाई कोर्ट में जो जो आपको जजों के बदले केवल 1108 जज होने चाहिए थे, जिसमें 778 जज ही की नियुक्ति है। इसके संदर्भ में काम चल रहा है। और बहुत ही देखिए होता क्या है ना, इस प्रकार के आंकड़े जब आते हैं तो बहुत भयानक स्थिति को स्पष्ट करता है। कारण इसके पीछे यह है ना कि जवाबदेहिता और उत्तरदायित्व के भी प्रश्न यहाँ से उभार देते हैं कि न्यायपालिका हो या विधायिका या कार्यपालिका, उसका दायित्व सबसे पहले और उत्तरदायित्व जवाबदेहिता क्या है? जवाबदेही जनता के प्रति है, उत्तरदायी भी जनता के प्रति है, क्योंकि हमारे संविधान में भारत के लोक से शुरू होता है प्रस्तावना। जो पूरा संविधान इसी पर इंगित है, इसी व्यक्ति विशेष को संतुलित करने के लिए, इसी व्यक्ति विशेष को संयमित करने के लिए, इसी व्यक्ति विशेष विशेष के जो गठन है, संगठन है, उसको सशक्त करने के लिए काम किया जाता है। ये तीनों प्रशासन का है ना, काम है ना। आप पूरा संविधान पलट लीजिएगा तो वहाँ पर जनता को हित सर्वोपरि रखा गया है ना। तो जनता का हित सबसे इम्पोर्टेंट, ना कि आपके बीच के आपसी विवाद। तो सत्ता आपको दी गई है, तो सत्ता का अभ्यास करने के क्रम में आप क्या कर रहे हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। न्यायपालिका को भी अपनी जवाबदेही तय करनी होगी कि हम किस रूप से काम करें। अगर न्यायपालिका और साथ ही साथ विधायिका को भी ये तय करनी होगी कि हम किस रूप से चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो दोनों को परस्पर एक समन्वय की स्थिति में आनी होगी और दोनों को काम करना होगा। चलिए अब इसके संदर्भ में की नोट्स देखते हैं। तो की नोट्स में आपको क्या देखना है, और यह यूपीएससी के, मैं यह टॉपिक लिखा हूँ, हाँ लिखा हूँ टॉपिक, तो यह यूपीएससी के जीएस पेपर 2 में आएगा, ध्यान रखिएगा। यूपीएससी के जीएस पेपर 2 संसद और उसकी कार्यपालिका से संबंधित जो टॉपिक है, उससे आपको यह न्यूज कवर होता है। स्टेट पीसीएस वाले सभी इस न्यूज़ को अपने अपने स्टेट में जो टॉपिक है उससे कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा। चलिए हम लोग इसके संदर्भ में आप देखेंगे कि इसका की नोट्स क्या है, जो आप लोग के लिए बहुत ही उपयोगी, यहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा, 1 सेकेंड, चलिए जो संसदीय समितियां क्या होती है यह पहले आप लोग जानिए कि हाँ ये संसदीय समितियां हैं क्या। तो संसदीय लोकतंत्र जो भी है भारत में, आप जानते ही जो प्रशासन का, जो लोकतंत्र का दो रूप अभी वर्तमान में ज़्यादा प्रभावी दिखता है, एक संघवादी स्वरूप और एक संसदीय शासन स्वरूप। दोनों प्रभावी रूप से दिखता है ना। उसी में जो संसदीय शासन स्वरूप है, तो भारत में संसदीय शासन कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। तो संसदीय जो प्रक्रियाएं हैं उसका विकास उसी क्रम में देखने को मिलेगा। तो संसदीय लोकतंत्र संसद के दो मुख्य कार्य करते हैं, एक पहला कानून बनाना है और दूसरा सरकार के कार्यात्मक शाखा का निरीक्षण करना है। यह सबसे इम्पोर्टेंट काम है संसदीय समिति। जितनी भी संसदीय समिति भारत में उसका गठन किया जाएगा, उसका मूल दो ही मकसद होगा। पहला तो कानून का जो बनाना है, कानून का जो स्टैंडिंग कमेटी होगी जो संसद में बनाती है, उसके आपेक्ष में अपने निर्णय प्रतिनिधि देना है। तो कानून बनाने की प्रक्रिया में भाग लेगी और साथ से साथ दूसरा सरकार के जो भी कार्यात्मक शाखा होगी उसका निरीक्षण करना है। तो निरीक्षण के क्रम क्या होंगे सभी हम लोग बात करेंगे। तो आपसे कभी भी पूछा जाए तो आपको यही टर्मिनोलॉजी यूज करना है। दो परस्पर इसका काम होता है, ये दोनों आपको याद रखना है। साथ ही संसद के इन्हीं कार्यों को प्रभावी ढंग से उत्पन्न करने के लिए, संपन्न करने के लिए संसदीय समितियों के एक माध्यम के तौर पर प्रयोग किया जाता है। अर्थात देखिए संसद के पटल पर जब भी विवाद उत्पन्न होता है ना किसी विधेयक के संदर्भ में, कानून के संदर्भ में, तो वो संसदीय समिति को भेज दिया जाता है और संसदीय समिति व्यापक तरीके से इसके सारे
आपको आयाम को देखते हुए इस पर अपना रिव्यू देती है, रिव्यू रिपोर्ट पेश संसद पास करती है और उसमें जो भी संशोधन किए जाते हैं या तो यथा स्थिति के साथ मान ली जाती है या कुछ और भी संशोधन करके उस पर आपको विधि बना दिया जाता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, वो सभी पर चर्चा होगी, अभी वेट कीजिएगा। परत दर परत खोला जाएगा, जैसे प्याज का परत होता है ना, प्याज होता है उसका जो सबसे इनर पार्ट जो व्हाइट कलर का होता है, ऐसे ही सबका परत अभी मैं खोलूंगा, टेंशन नहीं लीजिए, आप लोग वेट कीजिए बस। और आप लोग जो रिव्यू दे रहे हैं बहुत थैंक यू उसके लिए सभी लोगों का, जैसे अनीता जी, भरत जी, ऐसे सभी लोग रिव्यू दीजिए ताकि आप लोगों को पता चल सके और लोगों को कि युक्ति आईएएस क्या दे रहा है। थोड़ा सा आज कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ऊपर, इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा, उसके लिए सॉरी। देखिए सैद्धांतिक तौर पर देखिए क्या होता है, सैद्धांतिक तौर पर धारणा यह है कि संसदीय जो अस्थायी समितियां हैं अलग अलग दलों के सांसदों के छोटे छोटे समूह होते हैं जिन्हें उनकी व्यक्तिगत रुचि और विशेषता के आधार पर बांटा जाता है। तो विशिष्ट विषय विचार विमर्श कर सकते हैं, इसके लिए यह धारणा सैद्धांतिक तौर पर गठित की गई है। तो संसद में सभी पार्टियों का देखिए होता है ना भूमिका। तो आप बताइए दो प्रश्न, संसद कहने का मतलब अर्थ क्या है, सबसे पहले संसद किन किन लोगों से जुड़कर बना हुआ है, एक प्रश्न आप यहाँ बताइएगा। दूसरा प्रश्न ये बताइए कि लोकसभा में सीटों का बंटवारा कैसे अभी है, वर्तमान जो लोकसभा सीट है जो उसमें किस पार्टी को कितना सीट प्राप्त है, यहाँ से प्रश्न भी बीपीएससी पूछा है, यूपी पीसीएस पूछा हुआ है, सभी जगह। राज्यसभा में कितने सीट हैं और उसका वर्गीकरण कैसे किया हुआ है, उसी में आप देखिएगा। उसके जो अतिरिक्त जो संसद के पटल पे ये जो भी जाता है विवाद होता है, अभी चल रहा है सत्र ना, कोई भी विषय पर विवाद होगा विधेयक पर तो अस्थायी कमेटी को भेज दी जाती है या और भी एक तदस्थ समिति कहलाती है उसको भेज दी जाती है और वो विचार विमर्श करके वो पटल पर पुनः भेज देती है, बात नियम बन जाता है। ध्यान यहाँ रखना है कि संसदीय जो समितियां होंगी उसका गठन का विचार कहाँ से आया, तो यह संसदीय शासन प्रणाली मैंने बताया था ब्रिटेन से प्रभावित है, तो यह संसदीय शासन प्रणाली का गुण है, तो इसी में ब्रिटिश संसद की देन है। संसदीय समितियों गठन का विचार वहीं से आया है। और प्रथम संसदीय समिति की बात की जाए तो वर्ष 1571 में आपको ब्रिटेन में गठित की गई थी। तो प्रश्न आपसे पूछ देगा कि प्रथम संसदीय समिति कब गठित की गई थी, तो विश्व में तो 1571 में ब्रिटेन में की गई थी। दूसरा, पहली लोक लेखा समिति जो भारत में संसदीय समिति का गठन कब किया गया था, वर्ष 1950 में अप्रैल के माह में किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, ये भी आपको कवर करना है ये चीजें। क्यों आवश्यकता होती संसदीय समिति, अब सबसे बड़ा प्रश्न है कि भाई ये संसद है, सभी व्यवस्थाएं कायम है, तो इस प्रकार की संसदीय समितियों की आवश्यकता क्यों होती है, सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न तो यही पूछा जाता है ना। और ये होना भी चाहिए, लाजमी होना चाहिए कि इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाने चाहिए कि नहीं ये क्यों होता है। तो ये इसलिए होता है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि संसद के कार्य बेहद अधिकता को देखते हुए वहां प्रस्तुत सभी विधेयकों को विस्तृत चर्चा करना संभव नहीं हो पाता, अतः संसदीय समितियां एक मंच के रूप में प्रयोग किया जाता है और वहां प्रस्तावित कानूनों की चर्चा की जाती है। तो यहाँ पर आप देखिए कि संसद के समय सीमा होती है ना, संसद कुछ दिन के लिए, संसद के सत्र कुछ दिन के लिए निर्धारित होते हैं और कितने सत्र होते हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, इस पर मैं पहले चर्चा कर लिया हूँ। कितने सत्र भारत में होते हैं संसद के सत्र और कितने दिनों का होता है, कब से कब आयोजित किया जाता है, कुल दिन कितना है, सभी के बीच मैंने आप लोग सभी चीजें स्पष्ट कर चुका हूँ। तो देखिए उस चीज को आप लोग कमेंट सेक्शन में पहले लिखिएगा। उसके बाद ये बताइए, देखिएगा यहाँ पर बेहद अधिकता होती है, तो कम समय है कार्य अधिक है, कम समय कम है और कार्य अधिक है, तो और कार्य अधिक है और इसके बीच अगर किसी पर विवाद हो जाता है, तो विवाद मान लीजिए किसी मुद्दे पर सभी पार्टियों में हो रहा है, तो अगर यही करेगा तो नियम बनेगा कैसे, तो नियम नहीं बनाने के लिए क्या होता है कि जो भी विवादित प्रश्न विधेयक होता है उसको कमेटी के पास भेज जाता है और कमेटी में विभिन्न पार्टियों की सहभागिता होती है, वो भी एक मिनी संसद के रूप में काम करता है। ध्यान रखिएगा, आपसे कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है, अगर संसद में किसी विधि के संदर्भ में विवाद उत्पन्न हो जाए तो मिनी संसद कैसे इसमें सहयोगी होता है। तो इस प्रकार मिनी संसद की जब भी चर्चा की जाएगी तो समझिएगा आपको समिति के बारे में ही पूछ रहा है,
ऐसा नहीं कि मिनी संसद किसी और के संदर्भ में समझ लीजिएगा आप लोग, समझ गए। आप लोग को यह प्रश्न टिकली पूछ सकता है संसदीय समिति समिति, क्योंकि संसद में जैसे सभी पार्टियों की सहभागिता के साथ सीटें बंटवारा होती है ना, तो सहभागिता होती है संसद के पटल पर। हाँ, किसी की संख्या अधिक होगी, किसी की कम होगी, ये होता है ना, पर आपको समितियों में भी सभी पार्टियों की भागीदारी रहती है। अभी मैं सभी कमेटियों के बारे में चर्चा करूंगा, बस आप लोगों को ध्यान रखना ये मिनी संसद के रूप में काम करता है। इसलिए विवादित जो भी आपको विधेयक होंगे तो इसी के पास भेज दिया जाता है, भाई आप लोग चर्चा परिचर्चा कर लो। और ये देखिए बंद कमरे में होगी, ध्यान रखिएगा। ओपन जैसे संसद सभी लोगों को बताया जाता है ना, लाइव टेलीकास्ट होता है, वैसा ये नहीं होगा। समितियों की जो चर्चा होती है बंद दरवाजे के भीतर होती है, और उसके सदस्य अपने दल के सिद्धांतों से बंधे नहीं होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, आपसे अगर पूछ लिया जाए कभी कि संसदीय समिति के सबसे बड़े गुण क्या होंगे, तो आपको पहले झटके में ही बताना है कि जो इसके विचार विमर्श की जो पद्धति है अपने दल के सिद्धांतों से परे जाके कर सकती है। इसलिए आप देखते होंगे जब भी संसद के पटल पर किसी विषय का विवाद उत्पन्न होता है, संसदीय समिति के जो रिपोर्ट आती है उस पर अमूमन सभी पार्टियां राय अपनी समान रखती है। इसका मूल कारण यही है कि देखिए संसद के पटल पर किसी पार्टी विशेष के जो वर्कर होंगे अर्थात सांसद होंगे, वो पार्टी के गाइडलाइनर के प्रभावित होते हैं। गाइडलाइंस होता है ना, विप जिसे बोला जाता है, विप से प्रभावित होते हैं। ये इसके विरोध में नहीं जा सकते। मान लीजिए भाजपा किसी मुद्दे पर एक व्हिप जारी कर दिया कि हमें इसे समर्थन करना है या इसके संदर्भ में जो भी बातें करनी है आपको पॉजिटिव ही बात करना, कोई व्यक्ति नेगेटिव बात नहीं करे। ऐसे ही कांग्रेस भी बात करेगी, अगर बोलेगी इस विरोध, इस पर हमारे पार्टी का विरोध का बिंदु 5 है, ठीक ना, इस विधेयक के संदर्भ में, तो सभी जो दल के जो भी सांसद होंगे कांग्रेस के या अन्य पार्टियों के भी मान लीजिए, तो विरोध ही करेंगे संसद के पटल पर, क्योंकि वहां पर संसदीय प्रक्रियाओं में पार्टी के जो विचारधारा उससे लोग प्रभावित होते हैं। और व्हिप जो जारी किया जाता है जिसमें पार्टी जो हाईकमान बोलेगा उसी के संदर्भ में सभी अन्य सदस्य को बोलना होता है। तो यहाँ पर पार्टी के सिद्धांत प्रभावित होते हैं ना संसद के पटल पर, जो किसी न किसी रूप से अगर चाहता भी कोई व्यक्ति, मान लीजिए एक्स कोई व्यक्ति है किसी भी पार्टी में, वो जो व्हिप जारी किया गया उसके विपरीत अपना विचारधारा रखता है, तो संसद के पटल पर वो नहीं रख पाएगा, क्योंकि वो मजबूर रहेगा, नहीं तो इसकी अयोग्यता के संबंधित विवाद उत्पन्न हो जाएगा और इसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। क्योंकि जो अयोग्यता के नियम जो है ना उसमें व्हिप का भी कॉन्सेप्ट लिया गया, जिसमें पार्टी द्वारा निर्देशित जो दिशा निर्देश दिया है उसके खिलाफ जाके कोई व्यक्ति विशेष नहीं कर सकता है काम। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये सब पार्ट इससे जुड़ा हुआ। तो उसी से बचने के लिए क्या होता है कि संसदीय समितियों में इसे जोड़ दिया जाता है। और संसदीय समितियां देखिए, यहाँ जो राजनीतिक पार्टी जिस सदस्य का होगा, मान लीजिए भाजपा अभी महत्वपूर्ण पार्टी है संसद में, उसका मान लीजिए 5 सदस्य है, कांग्रेस है उसके बाद इसका 2 सदस्य, अन्य की एक एक सदस्य मान लीजिए, ऐसे 15 सदस्य टोटल हो गए मान के चलिए। तो 15 में भाजपा से प्रभावित नहीं होगा, इसके विचारधारा जो भी व्हिप दे रहा है संसद के तो अलग होगा। इस समिति में वो स्वतंत्र रूप से अपनी मौलिकता के आधार पर इसका निर्णय लेगा, अर्थात अपनी विवेकशील प्रयोग करेगा इसका, अपनी जो एक्सपीरियंस उसने होल्ड किया उसका यहाँ एग्जाम्पल होगा। साथ में विभिन्न विधि वेताओं का भी यहाँ पर योगदान लिया जाता है। संसद के पटल पर विधि योगताओं का यहाँ पर संदर्भ समझिएगा, उनका भी यहाँ पर योगदान आपको देखने को मिलेगा, इसलिए स्वतंत्र निकाय के रूप में काम करता है। तो यहाँ पर आप चीजें समझिएगा। नेक्स्ट में साथ ही साथ वर्तमान शासन प्रशासन का विस्तार इतना अधिक हो गया है लोक कल्याणकारी राज्य के संदर्भ में कि नीति निर्माण की प्रक्रिया काफी जटिल हो गई है, और सभी नीति निर्माताओं को इन पर जटिलताओं को बराबरी करना है तथा समस्त जो मानवीय क्षेत्र है तो अपने ज्ञान को विस्तारित करना संभव नहीं होता। इसलिए जरूरी होता है कि समितियों का भी सहयोग लिया जाए। नेक्स्ट आप लोग को बात करेंगे इसमें, इसलिए सांसदों को उनकी विशेषज्ञता रुचि के अनुसार अलग अलग समितियों को रखा जाता है, और उन विशिष्ट क्षेत्र में एक विशिष्ट और बेहद नीतिगत निर्माण हो सके यह काम करने के लिए प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट है, अब प्रकार देखिए संसदीय समिति के जितने भी प्रकार है यहीं से आपको 2-4 प्रश्न आपको मिल जाएंगे एग्जाम के लिए। एक सेकेंड रुकिए, कुछ यहाँ इशू हो गया साइड में।
एक सेकंड रुकिएगा। ये जो पेन का एरो का है ना, आज कुछ इशू हो गया इसमें, ये टच ही ढंग से नहीं हो रहा है। चलिए, तो समितियां दो प्रकार की होती, पहले अस्थाई समिति होगी, दूसरा अस्थाई समिति होगी। नहीं नहीं, जी जी, चलिए, दो प्रकार की अस्थाई समितियां और एक अस्थाई या तदर्थ समितियां जिसे बोला जाता है। ये दोनों समिति को याद रखना है। तो इसमें अस्थाई जो समिति होगी, अस्थाई समिति अनवरत प्रवृत्ति की होती है, जो 1 वर्ष के लिए लगातार चलते रहती है और इसकी नियुक्ति अनिवार्य रूप से भी की जाती है, ध्यान रखिएगा। अर्थात इनका कार्य समापन कार्य जो होगा निरंतर चलता रहता है। इस प्रकार की समितियों का पुनर्गठन वार्षिक आधार पर किया जाता है, ध्यान रखिएगा, वार्षिक आधार पर। जिसमें कुछ का नाम आप लोग को याद रखना है, जैसे लोक लेखा समिति है, आप लोग को पता है, प्राक्कलन समिति है, सार्वजनिक उपक्रम समिति है, SC ST आपको समुदाय के कल्याण हेतु भी समितियां हैं, कल्याण कार्य मंत्रणा समिति है, विशेषाधिकार समिति है। तो ये सब कुछ अस्थाई समिति, इसको नाम आप लोग याद रखिएगा। इसका मूल्य क्या है, इसकी विशेषता, यह अनवरत प्रवृत्ति के और वार्षिक आधार पर गठित, जैसे ही वार्षिक वर्ष शुरू होगा, मान लीजिए 22-23, तो आपको शुरुआत में इसका गठन कर दिया जाता है और इसमें सभी समितियों का पुनर्गठन वार्षिक आधार पर ही होता है। और जो तदर्थ समिति होगा उसके संदर्भ में देखिए, अस्थाई समितियां या तदर्थ समितियां, यह मुख्यतः क्या होती है, आपको अस्थाई गठन होता है, किसी एक विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि किसी एक विशिष्ट विधेयक पर चर्चा करने के लिए कोई समिति कार्य कर रही है तो उसके लिए अस्थाई समिति होगा। इसका उद्देश्य पूर्ति हो जाने के बाद संबंधित अस्थाई समाप्त हो जाता है, अस्थाई समिति या तदर्थ समिति। मान लीजिए कोई विधेयक है, एक्स कोई विधेयक है, विवाद उत्पन्न हुआ है संसद के पटल पर, वो अस्थाई कमेटी को भेज दिया, तो अस्थाई कमेटी गठित हो गया X1। और यह अस्थाई समिति को टाइम बॉन्डेड तो रहता ही नहीं कि अपने समय सीमा के साथ इसे निर्धारित कर दे, मान लीजिए 1 सप्ते में ही कवर कर लेता है, तो यह 1 सप्ते में ही अस्थाई समिति जो होगी, अस्थाई समिति तदर्थ समिति, ये समाप्त हो जाएगी अपनी रिपोर्ट देते ही। मान लीजिए कोई समिति है 15 दिन में देती है, तो 15 दिन में इसकी समाप्ति घोषणा हो जाएगा। या कोई 1 माह में देता है, कोई 2 माह में देता है, कोई 3 माह, कोई 5 माह, कोई 6 माह, इस तरह अपना समय सीमा जब ये रिपोर्ट पेश कर देगा संसद के पटल पर, पुनः उसकी समाप्ति हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, अस्थाई समिति जैसे ही रिपोर्ट पेश करेगी, उसकी पूर्ति हो जाने के बाद आपको यह तदर्थ समिति जो होगी, अस्थाई समिति जो होगी, उसकी समाप्ति की घोषणा हो जाती है या मान लिया जाता है। इस प्रकार की 2 प्रकार की समितियों में विभाजित किया गया। इसे आप लोग कौन कौन, इसे जान लीजिएगा। जितनी भी जांच समितियां होगी वो भी इसमें शामिल किया जाता है। इसका निर्माण तत्कालिक घटना की जांच के लिए किया जाता है। मान लीजिए कोई घटना ऐसा घट गया संसद के पटल पर, कोई विवाद उत्पन्न हो गया जिसमें जांच करने की जरूरत पड़ गई, तो वो जितनी भी समितियां होगी अस्थायी से इस जांच रिपोर्ट देगा। हो सकता है अयोग्यता से संबंधित हो, किसी के कार्य से संबंधित हो, किसी के जो हेट स्पीच हो रहा है उसके संदर्भ में हो सकता है, या किसी अनादर के संदर्भ में हो, संसद के अनादर होता, अवमानना होता, उसके संदर्भ में जांच कमेटी गठित की जा सकती है, उसके आधार पर की जाएगी। आज सुबह से ही थोड़ा सा वर्क चल रहा है ऊपर, पता नहीं इन लोगों को क्या कहा जाए, कोई बात नहीं, जल्द ही इसका निपटारा किया जाएगा। सलाहकार समितियां, इनका निर्माण किसी विशेष विधेयक पर चर्चा के लिए किया जाता है, ध्यान रखिएगा। सलाहकार समिति का गठन किसी विशेष विधेयक की चर्चा करने के लिए होता है। मान लीजिए संसदीय समिति गठित, संसद पर किसी विधेयक की चर्चा हो चुकी है, संसदीय समिति भी गठित की जा चुकी है, मान लीजिए उसके संदर्भ में, पर उसके अतिरिक्त मान लीजिए हमें जरूरत है सलाहकार समिति से राय लेने के लिए, तो उस पर भी गठित की जा सकती है, यह ध्यान रखना है। तो जितनी भी सलाहकार समिति है उसके संदर्भ में आपको यहाँ पर विशेष विधेयक पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया जा सकता है, उसे गठित किया जा सकता है। नोट याद रखिएगा यहाँ पर, उपरोक्त के अतिरिक्त 24 विभागीय समितियों का चर्चा होता है भारत में, इसका है जिनका कार्य विभाग से संबंधित विषयों पर कार्य करना होता है। तो 24 अतिरिक्त और भी है, तो आपको यह याद रखना है। विभागीय समिति अब क्या है, इस पर भी आप लोग चलिए, जब विभागीय चर्चा आया, समितियां क्या क्या है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। प्रत्येक विभागीय जो समितियां हैं अधिकतम 31 सदस्य हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा।
जितनी भी विभागीय समितियों गठन होगा उसकी अधिकतम सदस्य संख्या कितना होगा, 31 होगा, जिसमें 21 सदस्य मनोनयन स्पीकर के द्वारा होगा। ध्यान रखिएगा, मनोनयन जो होगा स्पीकर अर्थात लोकसभा के सदस्य के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा हो जाए, अर्थात 21 जो सदस्य होंगे वो लोकसभा से हो सकते हैं। 10 सदस्यों का मनोनयन राज्यसभा के सभापति अर्थात जो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते उनके द्वारा किया जाएगा। अब मुझे 2-3 क्वेश्चन पहले इसका बताइए। उपराष्ट्रपति का प्रावधान कितने अनुच्छेद में है? पहला, उपराष्ट्रपति सभापति के रूप में काम करता है, किस अनुच्छेद के तहत उसे वर्णित किया गया है? तीसरा प्रश्न, वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है और उनके क्रम संख्या क्या है? चौथा क्वेश्चन, वो उपराष्ट्रपति बनने से पहले वो किस राज्य के राज्यपाल थे? यह चौथा क्वेश्चन। और पांचवा क्वेश्चन कि उपराष्ट्रपति के जो चुनाव हुए थे इनके प्रतिद्वंदी कौन थे और किस पार्टी के थे? ये आप लोग 5 क्वेश्चन उपराष्ट्रपति के संदर्भ में मुझे आज आप ड्रॉप आउट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और यहाँ से प्रश्न आपको 2-3 प्रश्न तो पूछा ही जा चुका अभी तक पीसीएस के एग्जाम में। तो चलिए, आपको ये समझ में आ गया 21 सदस्य होंगे लोकसभा से और 10 सदस्य कहाँ से होंगे? राज्यसभा से होंगे, जिसकी नियुक्ति क्रमशः आपको लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के द्वारा चुने जाते हैं। अब 2 चीज यहाँ पे एक क्वेश्चन और बताइएगा कि लोकसभा का जो प्रमुख होगा, सभा का जो चेयर का जो प्रमुख होता है उसको अध्यक्ष क्यों कहा जाता है, और जो राज्यसभा का जो प्रमुख है, जो चेयर का प्रमुख है, उसे सभापति क्यों कहा जाता है? दोनों में अंतर, अगर मान लीजिए इन्हें भी अध्यक्ष कहना चाहिए था या तो इन्हें भी सभापति कहना चाहिए था, क्योंकि दोनों पद सिमिलर है ना, बराबर है। तो इन एक में अध्यक्ष का के संदर्भ में हम लोग बातें करते हैं, एक में सभापति के रूप में करते हैं। ऐसा क्यों है? अगर आप लोग किन्हीं को पता है तो मैसेज ड्रॉप कीजिएगा, नहीं तो मैसेज लास्ट में हम लोग ड्रॉप करेंगे ही। प्रयास कीजिएगा देने का, ये सब चीजें कॉन्सेप्ट है, पूछ ही सकता है, इंटरव्यू में डायरेक्ट पूछ देगा तो उस समय कोई आप लोग किताब काम नहीं देगा, केवल यही सब कॉन्सेप्ट काम देगा कि इससे क्रिएट क्वेश्चन जो किया गया उसको आप लोग किस रूप से दिया है आंसर। तो अध्यक्ष और सभापति का जो नाम है क्यों पड़ा है आपको ये बताना है। चलिए, कुल 24 सदस्य समितियां जो होंगी 16 लोकसभा के अंतर्गत, 8 समितियां राज्यसभा के अंतर्गत कार्य करती है। देखिए, कुल जो 24 सदस्य है, 24 समितियां, इसमें 16 जो होंगे किसके संदर्भ में है? लोकसभा से संबंधित समितियां होती है, और शेष 8 जो बच जाएगा राज्यसभा के द्वारा गठित समितियां होती है। तो ये भी आपको आंकड़ा याद रखना है। इन समितियों का मुख्य कार्य होता है अनुदान संबंधी मांगों की जांच करना है और मांग के संबंध में अपनी रिपोर्ट सौंपना। जो भी मांग संसद करेगा, अब मान लीजिए 16 लोकसभा समिति बैठा दी जाती है, सलाहकार समिति, तो इसमें करना क्या है? लोकसभा जो भी मांग करेगा, जो भी विषय देगा, इसे उस पर अपनी राय देना है, उससे संबंधित अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना है। ऐसे ही राज्यसभा के लिए भी गठित होगा और राज्यसभा समान प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अब देखिए, इसके बाद आपको सारे जो स्थायी संसदीय समिति है, जो आपको लगातार इससे प्रश्न आपको सभी जगह पूछेगा। यूपीएससी में यहाँ से प्रश्न पूछा हुआ, स्टेट पीसीएस में, ओबीपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो, जेपीएससी हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो या राजस्थान हो, कहीं का भी एग्जाम्पल ले लीजिएगा, संसद के प्रमुख स्थायी समिति से आपको लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। इसको हल्के मत लीजिएगा टॉपिक को। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि लोक लेखा समिति पहले पब्लिक अकाउंट जो कमेटी होती है, इसे पीएसी भी कमेटी बोला जाता है, शॉर्ट फॉर्म में याद रखिएगा, पब्लिक अकाउंट कमेटी। लोक लेखा समिति यह संसद की सबसे महत्वपूर्ण और पुरानी वित्तीय समिति है, क्योंकि 1950 में इसका गठन से पहले, जो आज़ादी के बाद हुआ था उससे पहले इसकी गठन वर्ष 1981 में कर दिया गया था। जो यहाँ बताया गया है, ध्यान रखिएगा, जो मैं यहाँ एक चीज कवर किया हूँ, यहाँ पे एक जरा देख लीजिएगा, 1950 की जो चर्चा मैंने किया था, यहाँ पर देखिए है ना, पहली लोक लेखा समिति भारत की यहाँ पर क्वेश्चन किया हुआ था, भारत की। और हम लोग 1921 में जो बात कर रहे हैं वो क्या है? ब्रिटिश भारत की है। तो आपको ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसको ध्यान में रखना है, कंफ्यूजन मत हो जाए। शब्द पर जाइएगा, बोलेगा भारत में प्रथम
पूछ देगा, मान लीजिए इस तरह पूछ सकता है क्वेश्चन, भारत में प्रथम, तो कब होगा, 1921 का हो जाएगा। और भारत की प्रथम लोक लेखा समिति का गठन, तो 1950 हो जाएगा। शब्द पर जाइएगा तो फंसिएगा नहीं, तो शब्द पर नहीं जाइएगा, उसके आंतरिक चीजों को तो जरूर आपको फंसा देगा और बाद में पता चलेगा कि जो जान रहे हैं क्वेश्चन उसका भी आंसर गलत हो गया। तो देखिए यहाँ पर लोक लेखा जो समिति है, पब्लिक अकाउंट जो कमिटी है, उसकी सबसे पुरानी समिति मानी जाती है और इसकी स्थापना क्या 1921 में भारत जो शासन अधिनियम 1919 है, एक्ट जो आया था, उसके तहत की गई थी और जो अभी तक विद्यमान है और लगातार ये काम कर रही है। इस समिति के कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य आपको राज्यसभा से होते हैं। ध्यान रखिएगा 22 सदस्य, जिसमें आपको 15 प्लस 7 होंगे 22 लोकसभा और राज्यसभा क्रमशः, इसको मान लीजिएगा। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, अधीर रंजन चौधरी। और इसमें जो अध्यक्ष देखिए होता क्या है कि ऐसा कोई व्यवस्था नहीं था शुरू में कि यह विपक्ष का ही नेता होगा, ठीक ना, विपक्ष का जो द्वारा नियुक्त जो सदन का नेता होगा वही इसका अध्यक्ष होगा। ये पहले डिसाइड है, ये व्यवहार में आया है। आपसे प्रश्न कभी पूछ दे तो ये शासन प्रक्रियाओं के जो हमारे लोकतांत्रिक स्वरूप है उसमें व्यवहार में आया है कि जो विपक्ष का नेता होगा उसको ही इस पद पर नियुक्त कर देना चाहिए, ऐसी प्रक्रिया उत्पन्न हो गई है। साथ ही साथ देखिए प्राक्कलन समिति जो कमिटी है, स्टीमेंट कमिटी जो कहा जाता है, जिसे संसद की स्थायी समिति में सबसे बड़ी इसमें माना जाता है। जितनी भी स्थायी समिति उसमें सबसे बड़ी, क्योंकि इसकी संख्या 30 है और यहाँ पर पहले 21 था, है ना। उसी तरह आपको ये चीजें कवर करनी है। यहाँ पर देखिए आपको 22 सदस्य मिलेगा और प्राक्कलन में 30 मिलेगा, एक में और भी आपको 22 मिलेगा। तो ध्यान रखना है इसको। सबसे बड़ी समिति कहलाती है प्राक्कलन समिति और बहुत ही महत्वपूर्ण समिति है, ध्यान रखिएगा। इस समिति का गठन लोकसभा सदस्यों द्वारा ही किया जाता है, केवल लोकसभा सदस्य। तो इम्पोर्टेंट है प्राक्कलन समिति, लगातार आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि 30 सदस्य होते हैं, राज्यसभा में सदस्य इसमें शामिल नहीं होते। ध्यान रखिएगा। प्रश्न यहाँ एक और बताइएगा, क्यों ऐसा कारण है जो प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं, राज्यसभा के सदस्य नहीं। चलिए आप इसका कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा, अगर आप लोग को आता है तो जरूर दीजिएगा, नहीं तो मैं इसे इवनिंग नाइट में आप लोग का इसका आंसर जरूर दे दूंगा, ठीक ना। चलिए वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, गिरीश भालचंद्र बापट, याद रखिएगा बापट, आपको गिरीश भालचंद्र बापट। और ये बताइएगा 1/5 से नियुक्ति इनकी हुई 2022 से। जो भी कमेटियों का वर्तमान स्वरूप है, जो गठन हुआ वर्तमान जो अध्यक्ष का, वो 1/5 से हुआ है, क्योंकि यह जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर डेट यही शो कर रहा है, इसे ही मान के चलिएगा, नहीं तो पेपर के थ्रू जाइएगा, किसी और सोर्स के जाइएगा तो माजरा फंस जाएगा, फिर आप लोग आप लोगों में कंफ्यूजन होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे लोक उपक्रमण समिति जो है, उपक्रम समिति जो कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग जो होता है, पीसीओ के लिए जो कमेटी गठित की जाती है, इसका गठन वर्ष 1963 के लंका सुंदरम समिति के सिफारिश पर किया गया था। इस समिति का गठन हुआ था, कमेटी बैठी थी, उनकी सिफारिश पर की गई थी। वर्ष 1964 में इस समिति लेने का श्रेय प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मालवंकर को जाता है। देखिए जीवी मालवंकर के द्वारा इस समिति को गठित किया गया था और आरंभ में 15 सदस्य और 10 लोकसभा से और 5 राज्यसभा से हुआ करते थे, पर वर्ष 1974 से इसकी संख्या बढ़ाकर 22 कर दी गई और वर्तमान में इसकी संख्या अभी भी यह संख्या प्रचलित है। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है किस कमेटी की जो पूर्ववर्ती संख्या जो 10 रही थी, तो आपको यह 15 रही थी, तो आपको प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है। तो आप लोग को लोक उपक्रम समिति, तो और ध्यान रखना है लोकसभा के 10 सदस्य होंगे, 5 के राज्यसभा के 5 सदस्य होंगे। तो देखिए यहाँ से 2-3 चीजें आपको प्रश्न पूछ सकता है। पहले सबसे बड़ी समिति क्या है, अस्थायी समिति, तो आपको कौन सा है, प्राक्कलन समिति है। उसके बाद आपको लोक लेखा समिति है, उसके बाद लोक उपक्रम समिति। तो तीनों आपको एरो पूछ सकता है, बढ़ते क्रम में घटते क्रम में भी पूछ सकता है उल्टा करके, तो आप लोग इसे
अरेंज कर लीजिएगा। इसी तरीके से सदस्यों की संख्या से पूछ सकता है, सदस्य संख्या पूछ सकता है, सदस्य संख्या सबसे अधिक कैसे, प्राकलन ऐसे कर लीजिएगा। कुल 30 सदस्य, लोकसभा से आपको कितना है, कुल 33 है, राज्यसभा से कुछ नहीं है। इसी तरह लोक लेखा समिति से 22 है, तो 15 प्लस 7 ऐसे। फिर आपको लास्ट लोक उपक्रम समिति, पहले क्या होता है, इसको दो खांचे बना लीजिएगा। पहले आपको 15 होता था, 15, 10 और 5, अभी वर्तमान में 22 हो रहा है। 22 में कितना आ जाएगा, 15 प्लस 7 ऐसे ही आएगा ना। तो ये आंकड़ा आप लोग बना लीजिएगा डाटा, ताकि आप लोग को तुरंत याद हो जाए। इसी के साथ वर्तमान में इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, संतोष कुमार गंगवार हैं। आपको याद रखना है, संतोष कुमार गंगवार जी को याद रखना है। इसके वर्तमान आपको क्या है, अध्यक्ष हैं। तो अध्यक्ष के भी आप लोग को क्रम याद रखना, कौन कौन से अध्यक्ष बनाए गए हैं वर्तमान, इनका कार्यकाल कब तक है ये भी आप लोग को जानते हैं। 1 वर्षीय है, 1/5 को गठन हुआ है, तो इनका 1/5/23 तक चलेगा। तो ध्यान रखिएगा, आपको ये सब चीज़ें कवर करनी है। और उम्मीद करता हूँ इस समिति से संबंधित जितने भी स्टैटिक्स पार्ट है वो कवर हो चुका होगा। अब हम लोग बात करेंगे, जब भी आएगा इससे संबंधित अपडेट तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल इतना ही आप लोग को याद रखना है। इस जो कमिटी है उसके संदर्भ में जब भी प्रश्न आएगा आप लोग को मिस नहीं होना चाहिए। देखिए अगला न्यूज़ हम लोग देखेंगे, पीटी फैक्ट के तहत आपको ये न्यूज़ कवर करना है, जिसमें आपको क्या है, आज ये पेन का पेंसिल का जो है ना, ये थोड़ा सा इशू हो रहा है इसमें, ये सही से काम नहीं कर रहा है, जिसके वजह से ना बार बार मैं टच भी कर रहा हूँ तो ये सही नहीं आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं है। पूर्वी लद्दाख और चिकन नेक, जो चिकन नेक मैं आपको बताया था ना, यह जो इंडिया का मैप है, यहाँ चिकन नेक जो है, जो चिकन नेक है, ये एरिया जो छोटा सा एरिया है, उसके संदर्भ में नए ड्रोन के बड़े तैनात होंगे, 2 बेड़े तैनात तैनात किए जाएंगे। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए चिकन नेक की कुल दूरी कितनी है, इसका क्षेत्रफल कितना है, और ये किन किन राज्यों से जुड़ा हुआ है। ध्यान रखिएगा, यह हाल ही में चर्चा किस विषय को लेकर आया था, हाल में विवाद हुआ था ना, तो बताइएगा यह क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये सब प्रश्न आप लोग कवर कीजिएगा, बाकी चीज़ें हम लोग यहाँ से देखेंगे। तो यहाँ पर चीन की जारी सैन्य तैनाती के लिए लोग सिक्किम में वास्तविक नियंत्रण जो रेखा है, अपनी निगरानी क्षमता को बढ़ाने नई ड्रोन यूनिट तैनात करेगा। और एक क्वेश्चन और बताइए, जो वास्तविक जो LAC जो रेखा है, LAC वो कितने राज्यों से होकर जाती है, इसकी कुल दूरी कितना है, और इसका गठन, इसका जो निर्धारण हुआ था कब हुआ था, ये भी बताइएगा क्वेश्चन में। 2-3 क्वेश्चन एक ही टॉपिक LAC से हो गया, और इस प्रकार के प्रश्न आप लोगों को फटाफट दे देना चाहिए। चलिए, और कोई एक व्यक्ति, आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल पर सारे क्वेश्चन लिख कर भी डालना है किन्हीं के द्वारा, बार बार एक ही अनीता जी डालती हैं, और भी लोग पार्टिसिपेट कीजिए, ठीक ना, सभी लोग सहयोग कीजिएगा तो ही जाके चीज़ें और बेटर होंगी। दूसरा बेड़ा कहाँ होगा, आपको चिकन नेक, तो एक LAC होगा, LAC पर गठित किया जाएगा, दूसरा चिकन नेक जो है, जो क्षेत्र है उस पर गठित किया जाएगा ड्रोन आपको बेड़े को। और याद रखिएगा, ड्रोन सैटेलाइट कम्युनिकेशन लिंक और इसके सेंसरों से जुड़े होंगे, ये सब चीज़ें सेना द्वारा दिए गए, और नए अपडेट जब भी आएंगे इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, चलिए तब तक चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। जो रिव्यू का जो मैंने बताया वीडियो रिव्यू देना आप लोग को है, जो भी आप युक्ति IAS के बारे में सोचते हैं, समझते हैं, जिस प्रकार से आप लोग को हेल्प कर रहा है युक्ति IAS, उसके बारे में 2 से 3 मिनट का वीडियो आप लोग बनाकर, जो बिना किसी एडिट के है ना, आप लोग को स्टूडेंट रिव्यू सेक्शन में दिया जाएगा, ताकि आपके साथ साथ और भी जो स्टूडेंट हमसे जुड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो युक्ति IAS का रिव्यू देखकर वो जुड़े कि हाँ वो किस रूप से आप लोगों को सेवाएं दे रहा है। अब ऐसा है कि आके वो टाइम वेस्ट क्यों करेंगे हमारे पास, अगर रिव्यू ही देख लेंगे, जैसे और भी जगह आप लोग सर्विस लेते हैं तो रिव्यू सिस्टम होता है, रिव्यू देख कर ही हम प्रोडक्ट को समझ जाते हैं, वो उसकी क्वालिटी क्या है, वो किस रूप से हमें उपयोगी है, क्यों अपना समय बर्बाद करेंगे। अगर रिव्यू बेहतर होगा तो हमारे पास आएंगे, नहीं होगा तो नहीं आएंगे। और देखिए हम बहुत ओरिजिनलिटी के साथ काम करते हैं, अगर जो है सो है, और जो नहीं है तो मैं उस पर चर्चा ही नहीं करता हूँ। तो आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा, लगातार सभी लोग आ रहे हैं। देखिए G20 सम्मेलन भारत में होने वाला है ना,
उससे संबंधित देखिए एक है भारतीय पुरातत्व विरासत को विकसित करने के लिए, उसको और देशों तक पहुंच उसको स्थापित करने के लिए, क्योंकि इस दौरान सभी इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस हमारे पास है, इंडिया पास आई हुई है। उसी को लेकर हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग अपने चीज़ों को वर्ल्ड में कितना, देखिए बहुत सा चीज़ हुआ क्या है कि इंडिया 70 साल से है ना हर मामले में दबा रहा है, अपने विरासत को लेकर विश्व के पटल पर रख ही नहीं पाया अपनी विरासत को, अपनी मौलिकता को नहीं रख पाया, अपनी लोकतांत्रिक संस्कृति को डेवलप नहीं कर पाया। हाँ, हालांकि हम लोग हर मुद्दे पर जाके है ना बात करते हैं कि हमारा विदेश नीति क्या है, विदेश नीति हमारी लोकतांत्रिक मान्यताएं क्या है, हम सभी पंचों पर प्रयोग तो जरूर करते हैं, पर उसे विश्व हमारे नज़रिए से कब समझेगा, यह कभी मौका नहीं मिला है। तो ये मौका हमें G20 दे रहा है कि हमारे सारे आदर्शों को है ना हमारे चश्मे से देखे। पहले होता कि मान लीजिए हम जाते थे किसी मंच पर, तो अपने विचार रख देते थे, वहां पर सभी लोग है ना केवल आकलन कर लेते थे कि भारत का विकसित विरासत क्या है। मैं एक एग्जांपल यहाँ से दूंगा, केस स्टडी के तौर पर आप इसे यूज कर सकते हैं। हालांकि ये नहीं बोलना चाहिए, फिर भी ये केस स्टडी के तौर पर यूज कर सकते हैं। मैं जब दिल्ली दिल्ली में स्टडी कर रहा था, तो हुआ क्या था कि एक छत्तीसगढ़ की कोई लड़की थी, उनका, हालांकि वो अभी चयनित हैं और मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं, वो हैं वो क्योंकि मैं जिस प्रकार से चीज़ें कवर करता हूँ आप लोग को देख ही रहे हैं, तो उनको मेरा स्टडी जो था वो पसंद आया था। तो वो मुझसे बात लगातार करना चाहती थी कि हमको भी गाइड कीजिए, हमें भी कुछ सिखाइए, हम भी आपसे कुछ सीखना चाहते हैं। तो बात तो करना ज़रूर चाहती थी, पर आप अगर मान लीजिए क्लास में बैठे हुए हैं, अगल-बगल अगर बैठे हुए हैं, तो किसी के एक्स्ट्रा एक्टिविटी पे आपकी नज़र जाती है, तो आपको महसूस होता है ना कि वो या हमसे बात करना चाहता है या कुछ हेल्प चाहिए हमसे। और मैं लगातार 15 दिनों से 1 महीने 30 दिनों तक उनको वॉच किया, तो देख रहा लगातार वो एक्टिविटी वो इसका उनका था इस प्रकार से कि वो बात करना चाह रही थी हमसे, कुछ वो बोलना चाह रही थी। वो कुछ भी हो सकता है। तो होता है ना कि मैं उस प्रकार का व्यक्ति हूँ, तुरंत एक्टिव मोड में आकर चीज़ों को सामने वाले से उसकी समस्या पूछता हूँ। आप लोग को अभी भी पता होगा जो भी स्टूडेंट है। तो मैंने उनको डायरेक्ट बोला, क्या कुछ प्रॉब्लम है, बात करनी है? तो हाँ, उन्होंने पहले जैसे मैंने शब्द बोला, उन्होंने बोला कि हाँ मुझे आपसे बात करनी है। तो किस संदर्भ में बात करनी है? तो बोली कि आपका जो नोट्स है, जो बनाने का टेक्निक है वो बेटर है, मैं उस चीज़ों को सीखना चाहता हूँ, आपको किसी विषय पर अच्छे तरीके से चीज़ों को समझाते हैं। तो मैंने पूछा कि पिछले 1 माह से लगभग 20-25 दिन से आप ये क्यों नहीं पूछे? आपको तो लग रहा था मुझे कि आप पिछले दिनों से वॉच कर रहे हैं, चीज़ पूछना चाहते हैं हमसे। उनका जवाब सुनकर मैं सन्न रह गया। सन्न रह गया क्या कि उन्होंने बोला कि आप, पता चला कि आप बिहार से हैं और बिहार के संदर्भ में उनके दिमाग में है ना थोड़ा-सा नेगेटिव एस्पेक्ट था। हालाँकि देखिए ये उनका दोष नहीं है, ठीक ना? दोष उनका नहीं था या किसी व्यक्ति विशेष के मन में किसी क्षेत्र विशेष को लेकर ऐसा नेगेटिव पंच है, तो उनका दोष नहीं होता। दोष क्या होता है? व्यवस्थाओं का दोष होता है कि इसको एक्सप्लोर नहीं किया गया है कि बिहार के जो लोग होते हैं, पॉज़िटिव भी हो सकते हैं। ऐसे ही संदर्भ समझिएगा। और यह ऐसा है केस स्टडी, मैंने उसको अपने जीवन में देखा कि जो किताबों में पढ़ता था मैं, जो चीज़ों को समझता था वो मेरे सामने हो रहा है। कि कोई व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर ऐसे थॉट को लेकर डेवलप हुआ है, उसके थिक सेंसेस में अगर ये बात है, तो जो नहीं पढ़े लिखे उनके विचार में कैसा जाएगा किसी प्रदेश और देश के लिए। तो यही चीज़ें हमारे साथ लगातार होती रही हैं विश्व के मंच पर भी। हम कहीं बैठे रहते हैं, वहाँ पर जाकर अपनी विरासत की बखान करते, तो देश के लोग हैं ना हमारे यहाँ तो कभी आए नहीं ना है उनके डेलीगेशन, तो हमारी विरासत को अपनी नज़रों से नहीं देखा है। अब जब मान लीजिए जब वो लड़की थी जो मित्र हैं, अभी अधिकारी बनी हुई हैं वो जब हमसे बात करने लगी, वो आज अच्छी मित्र हमारी हैं। तो सोच के देखिए कि वही व्यक्ति एक समय ऐसा था, अपनी विचारधारा को लेकर बात तक नहीं करना चाहता था, और अभी मैं कभी भी उनसे बात करना चाहूँ या कभी उनको बात करने का मन हो, तो बिना किसी रुकावट से हम लोग बात कर सकते हैं। तो देखिए यही कॉन्सेप्ट हमारे विश्व को भी समझना है, विश्व को समझाना है कि जिस तरह आप इंडिया को देखते हैं ना, विश्व में नज़रिया है, वैसा भारत है नहीं।
ठीक ना। भारत बहुत आगे निकल चुका है, उसकी विरासत बहुत पुरानी है, विरासत एक समृद्ध विरासत है, उसमें साझा विरासत है। जो बात आप लोग आज कर रहे हैं ना कि विश्व में शांति चाहिए, समृद्धि चाहिए, तो सहभागिता की नीति अपनानी होगी। भारत अपने शुरुआती दौर से ये काम करता रहा। गणतंत्र, लिच्छवी गणतंत्र का उदाहरण लीजिए, या और भी जो विरासत हमारे जन्म ली है, उसमें जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है उसकी एक साझा नीति है। वो आपको मराठा काल में देख लीजिए, या तो जो हमारा आपको जो प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य को ले लीजिए, उसके बाद जाके गुप्त साम्राज्य को ले लीजिए, या तो मेडावल में आ जाइए तो मराठा काल ले लीजिए, दिल्ली सल्तनत ले लीजिए, या तो मुगल काल ले लीजिए। तो देखिए वहाँ पर कुछ नेगेटिव पॉइंट तो हमेशा रहेंगे ना, पर पॉजिटिव पॉइंट हमेशा रहे हैं, तो उसको बढ़ाने की बात की जा रही है। और भारत कभी भी आपको इस दिशा में नेगेटिव सेंस में विश्व को नहीं दिखेगा, क्योंकि जितना यहाँ पॉजिटिवनेस है ना, उसको अगर ही अनुसरण कर ले विश्व, तो भारत विश्व को बहुत कुछ दे सकता है। तो यह मंच है ना, अब एक अवसर दिया है, पहली बार ऐसा हुआ इतना बड़ी डेलीगेशन का टीम एक साथ भारत में एक साल तक काम करेगा। इसलिए भारत है ना 200 से अधिक सम्मेलनों का आयोजन कर रहा है। ध्यान रखिएगा, इतनी बड़े स्तर पर सम्मेलन आज तक भारत में नहीं हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा, अब लगातार इसे भुनाएगा भारत, और भारत को भुनाना भी चाहिए इन सब अवसरों को, ताकि विश्व को समझाया जा सके कि हम हैं क्या और हमारी विरासत क्या है। और उस केस स्टडी को जरूर याद रखिएगा अपने थॉट में, कि केस स्टडी कि किस प्रकार से कोई व्यक्ति में नेगेटिव पंच डेवलप रहता है। डेवलप होने के लिए उस व्यक्ति विशेष का दोष नहीं है, दोष हमारे व्यवस्थाओं का है, हमारे संस्थाओं को। क्यों नहीं? क्योंकि उन्होंने एक्सप्लोर नहीं किया है हमारे सिस्टम को। अगर बिहार के बारे में अच्छे अच्छे चीज़ों को बताए रहता लोग, तो अभी भी आप देखते हैं ना, आप महाराष्ट्र जाइए या अन्य क्षेत्रों में जाइए, बिहारियों को टिप्पणी की जाती है बिहारियों पर नस्ल के आधार पर, या तो क्षेत्र के आधार पर, या उनके शिक्षा को आधार को लेकर। पर यहाँ पर धरातल पर इसका जो उपयोग है बहुत विपरीत ही देखने को मिल रहा है। एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। तो इसको संदर्भ में रख के याद रखना है आप लोगों को, जो भी यहाँ पर डाटा दिया गया है ना कि कहाँ कहाँ स्थल होगा, उसे आप लोग याद रखिएगा कि आपको प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। या तो इस तरह भी आप लोग पीटी फैक्ट में इसे याद रख सकते हैं। जैसे जैसे क्या याद रखना है, महाराष्ट्र में कौन कौन से स्थलाकृति हमारी विरासत है। आपको इसी तरह जो पुणे में कौन कौन सा है, गुजरात में कौन कौन सा है, या जहाँ भी नाम लिया जा रहा है सभी जगह, हैदराबाद हो, तमिलनाडु हो, राजस्थान हो, इधर आ जाइए, आगरा में, सभी जगह महाराष्ट्र में, सभी जगह के आपको लखनऊ में, इस प्रकार के जो मध्य प्रदेश के खजुराहो में कौन कौन से स्थलाकृतियाँ हैं उसको याद रखना है, ताकि पीटी फैक्ट भी अगर पूछे, बहुत प्रश्न पूछता है ना, तो आप लोग इसे यहाँ से कवर कर सकते हैं पीटी फैक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे और इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। साथ ही देखिए, तेल की कीमतों की पाबंदी निपटाने रूस भारत से मदद पेशकश किया है। कि रूस बोला है कि भारत सहयोग करो भाई इस संदर्भ में। क्योंकि हाल ही में आपको याद होगा, लास्ट कुछ दिन पहले ही न्यूज़ कवर किया था, जो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने रूस के तेल की सीमा निर्धारित की है ना, 60 बैरल प्रति डॉलर के हिसाब से। इसमें चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है रूस को। अब भारत है ना, इसको अपने परम मित्र के साथ साझा किया है। इस संबंधित बात को आप अलग अलग मंचों पर रखिए। तो ये आप लोग को थोड़ा सा याद रखना है, बैकग्राउंड में चीज़ें आपको प्रश्न पूछ सकता है। देखिए, भारत और इंडोनेशिया नौसेना सम्मिलित गश्त लेगी हिस्सा, तो इस पर आप लोगों को पीटी फैक्ट कवर करेगा। और जब आपको लाइव टेस्ट कल कराया जा रहा था, तो जितने भी भारत के साथ जो सैन्य अभ्यास होते हैं, वो नौसेना का हो या वायु का हो या थल का हो, सभी पर चर्चा मैंने कल आपको एक लिस्ट में दिया था ना, उस लिस्ट को याद रखिएगा। उसी में आप देखिए, यहाँ इंडोनेशिया के साथ जो होगा कॉर्पेट कॉर्पेट जो गश्त बोला जाता है, वो तो उसका नाम आप लोग को याद रखना। यह लगभग 8 से 19 दिसंबर तक इंडो इंडो कॉर्पेट जो कहा जाता है, इसको 15-16 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के क्रियान्वित करेगा, और इसका पोर्ट ब्लेयर में इसकी समाप्ति होगी। ये सब आंकड़े आप लोग को याद रखना है। चलिए ओके।
चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आगे। देखिए पॉक्सो एक्ट भी मैंने पिछले क्लास में कवर कर चुका, लास्ट मंथ के न्यूज़ में होगा, आप लोग इसे देख लीजिएगा। पॉक्सो एक्ट क्या होता है, पॉक्सो एक्ट की सीमा क्या है, जैसे सीमा उसमें बच्चों की सीमा क्या, वर्गीकरण क्या है, अलग अलग तरीके के पॉक्सो जो अधिनियम उसमें बच्चों के बालकों की उम्र सीमा क्या है, तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। अलग अलग विधि जो चर्चा की गई थी वहाँ पर बच्चों की उम्र सीमा कितना कितना है, 4 शायद एक्ट का नाम लिया गया, चारों में आप लोग का बच्चों का उम्र सीमा बताया गया। तो पहले तो आप लोग उसका उम्र सीमा बताइएगा। और पॉक्सो एक्ट में आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों की उम्र सीमा। तो यहाँ पे एक नया पैच आया है इसके सामने, देखिए वो बहुत ही पेचीदा पेच भी है। इसको कैसे सॉल्व करेगी न्यायपालिका के बाद बहुत बड़ा प्रश्न हो जाता है, कैसे समझिएगा। यहाँ पर पॉक्सो एक्ट जानते ही हैं कि 18 वर्ष से तक के बच्चा को मानता है, बालिग मानता है, और 18 वर्ष कम उम्र की सहमति से संबंध बनाने के कानून का कोई महत्व नहीं है। अर्थात जो शारीरिक संबंध बनते हैं दो युवाओं के बीच, मेल और फीमेल के बीच, जहाँ पर 18 वर्ष उनकी आयु होती है तो पॉक्सो एक्ट के तहत वो नहीं आएंगे। नहीं तो नीचे आते हैं तो उस पर यौन उत्पीड़न का मामला आता है ना, तो यौन उत्पीड़न के संदर्भ में पर केस होता है। तो यहाँ पर समस्या यही है कि कुछ हालिया घटनाक्रम में देखा गया है, न्यायालय के पास मामला आया है, और कुछ ऐसे घटनाक्रम जहाँ पर उम्र 16 वर्ष रहा है से 18 वर्ष बालिकों का रहा है, जिसमें प्रेम में फंसे जो किशोर किशोरियां होते हैं उनकी सहमति से बनाए गए यौन संबंध उन्हें यौन अपराधियों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देता है। अभी देखिए मैंने आप लोगों को बताया था सोशल मीडिया इम्पैक्ट जो होता है, जो समय से पहले लोगों को जवान कर रहा है, उनको ऐसी मानसिकता पे लेके आ रहा है कि चीज़ें पहले ही समझ जा रही है। तो देखिए बात है क्या, जब चीज़ें आपको समझने लगी तो आप उस और आकर्षित होते हैं। तो 16 से 18 वर्ष में ही ऐसा मामला आया जो प्रेमी युगल रहते किसी कारणवश या किसी स्थिति में शारीरिक संबंध बनाते हैं। तो जब ये क्या है कि पॉक्सो एक्ट में 18 वर्ष निर्धारित किया गया था, और आप लोग बताइएगा पॉक्सो एक्ट आया कब था। तो उस घटनाक्रम को याद रखिएगा, मैंने जो बताया था लास्ट क्लास में पॉक्सो जो आया है उसके घटनाक्रम को बताया था ना, तो वो घटनाक्रम था 18 वर्ष उसे बालिग मानता था। अगर उसके बाद किया तो वो लीगल होगा, नहीं उससे पहले अगर इस प्रकार की घटनाएं होती तो यौन उत्पीड़न या इस प्रकार के पॉक्सो एक्ट के तहत वो क्या होता था, सजा उसको मिलती थी। तो लगातार ये श्रेणी क्रम बढ़ रहा और लोगों आपको उच्च न्यायालय में ऐसे मामले बढ़े, वो कर्नाटक हाई कोर्ट का मामला हो या आपको इसी तरह मद्रास हाई कोर्ट में जो गया हुआ है, आपको ध्यान रखिएगा चीज़ें यहाँ पर क्या है, इसी प्रकार के आपको प्रश्न उभरे हैं कि बच्चे 16 से 18 वर्ष के बच्चे भी इस प्रकार से पॉक्सो एक्ट में प्रभावित हो रहे हैं। तो इसके संदर्भ में कुछ सीमा निर्धारण, उम्र सीमा के निर्धारण के लिए प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया कि इस पर पुनः विचार किया जाए, इसको निर्धारित किया जाए। तो यहाँ पर मैंने उस दिन बताया था कि अगर कोई व्यक्ति विशेष यह समझता है कि मेल और फीमेल क्या है और उसके बीच के संबंध क्या है, मानसिक संबंध, शारीरिक संबंध और जो मनोभाव है दोनों के बीच अगर किसी व्यक्ति विशेष में डेवलप हो जाता है, उस उम्र को ही आप लोग माना जाए उम्र सीमा। मैंने ये बात बोला था ना, आप लोग को याद होगा। तो यही बात देखिए आज बोली जा रही है, जो बात मैंने उस दिन 1 महीना पहले आप लोग को बोला था कि यहाँ पर देखिए क्या बोला गया था, इस सेंस में आप लोग यहाँ देखिएगा। यहाँ पर 2-3 मामला है, पहले उसे देख लीजिए। जैसे बॉम्बे हम मामले में क्या आया था, 12 अप्रैल को नाबालिग पत्नी के संबंध बनाने में आरोपी पति अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया क्योंकि यह उम्र इसकी जो पत्नी की थी वो कम थी 18 से। ऐसे भी अभी मामले आते हैं जहाँ बाल विवाह होता है, आपको बहुत से प्रचलन में आपको देखने को मिलेगा। और यह केस आया हुआ इसी के आधार पर मैं बोल रहा, ऐसा नहीं कि अपनी बातों से मैं बोल दे रहा या कहीं बोला गया। यहाँ पर देखिए एक कोई मुस्लिम परिवार थे जिनमें उम्र थी, हाँ देखिए यहाँ पर एक बच्चे, एक तो महिला एक 17 साल की थी, आपको नाबालिग महिला अस्पताल में बच्चे को जन्म देती, उसकी उम्र 17 वर्ष थी। बताइए पति के विरुद्ध एफआईआर दर्ज किया गया सॉरी, क्योंकि यह 18 वर्ष की उम्र ही नहीं थी। आप लोगों को पता होगा
तो मद्रास हाई कोर्ट ने जुवेनाइल जो जस्टिस कमेटी है जेजे एक्ट के तहत पॉक्सो एक्ट के मुद्दे विचार करने की बैठक ठीक पहले यह स्थिति उत्पन्न हुई थी। एक मामला और था, मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ, देखिए। देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं केवल हिंदुओं में ऐसी प्रवृत्ति है, यह मुस्लिमों में भी इस प्रकार की प्रवृत्ति रही, इसलिए सभी इससे प्रभावित है पॉक्सो एक्ट, इसलिए चाहता है पॉक्सो एक्ट में कुछ उम्र को लेकर बदलाव किया जाए। देखिए यहाँ पर क्या था कि 16 वर्ष की मुस्लिम लड़की थी, अब मर्जी से 21 वर्ष का एक मुस्लिम लड़के से शादी कर ली गई। जो चीज़ें हैं उसके संदर्भ में बातें की गई थी और सही शादी को सही ठहराया गया था, क्योंकि मुस्लिम लॉ में यह विधि प्रावधान है कि वो इस उम्र सीमा में शादी कर सकता है। मैं अभी जानकारी नहीं, मैं पढ़ा नहीं हूँ, जिनको पता होगा वो जान रहे होंगे, पर अभी ये चीज़ बताया कि पर्सनल मुस्लिम लॉ में लागू होगा ये उम्र सीमा। लेकिन बाल आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि 18 वर्ष से कम उम्र की नाबालिग लड़कियों से शारीरिक संबंध बनाना पॉक्सो कानून में यौन हमला माना जाता है ना, ये बातें की गई है। आप लोगों को मैंने उस दिन भी बताया था, तो पर्सनल लॉ में बातें यहाँ पर जायज बात करता है। हिंदू में भी 17 में विवाह हो चुका है, तो दोनों जो पंथ है या अन्य पंथ भी जो अन्य धर्म पंथ है उनमें भी ये समस्या देखने को मिलता है पॉक्सो एक्ट के संदर्भ में, इसलिए समस्याएं पेचीदा हो गई। अब व्यवस्थाएं जो पुलिस प्रशासन वो काम कैसे करे, न्यायपालिका काम कैसे करे, इसलिए आग्रह किया गया है कि इस पर एक कमेटी बैठाकर इसकी उम्र सीमा को लेकर आपको निर्धारण किया जाए। और देखिए, और जो भी पॉक्सो एक्ट आते हैं ना, जो भी उम्र सीमा निर्धारित होता है उसमें देखिए 60% ऐसे मामले हैं जहां पर यह प्रेम में जो संबंध बनते वो जायज माना गया है उनको, कि हाँ वो लोग अपने आपसी सहमति के आधार पर संबंध बनाए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं था। तो पेचीदा इतना ये हो चुका है अभी पॉक्सो एक्ट में जो उम्र सीमा है ना, उसकी न्यायालय के पास प्रश्न को सुलझाए कैसे। अब उसको सीमा निर्धारित, अब मान लीजिए अब कोई व्यक्ति 10 साल में ही अगर मैच्योर हो जाए, किसी बस समस्या ग्रस्त होकर मैच्योर हो जाए और इस प्रकार से यौन संबंध स्थापित कर लेता है किसी महिला के साथ, किसी अपने साथी के साथ जिसकी उम्र 15 साल या इसी के आसपास हो, या तो क्या यह उम्र सीमा होगा, या 12 साल हो सकता है, 15 साल भी हो सकता है, तो क्या इसको उम्र सीमा माना जाए पॉक्सो एक्ट के समय, या 18 को ही निर्धारित किया जाए, 18 में ये समस्या उत्पन्न हो रहा है। तो देखिए न्यायालय के पास बहुत विगत समस्या, जिससे हम लोग समझ नहीं पा रहे कि नहीं ये चीज़ें कैसे होगी, क्योंकि जब व्यक्ति विशेष का जो जो पुरुष, ऐसा नहीं कि केवल पुरुष ही इस और कार्य करते हैं, महिलाएं भी बहुत से ऐसी हैं जो इस प्रकार से भावनाओं को रखती है, वो भी जल्द से जल्द जो बढ़ रही, जो समय से पहले वो चीज़ों को समझ रही हैं, तो ये समस्या पॉक्सो एक्ट में देखने को मिल रहा है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर चीज़ें यहाँ पर आपको समझनी है कि यहाँ पर केवल हम उस संदर्भ में बात ना करें जिस संदर्भ में हमें नज़र आ रहा है, इसके पीछे के दरवाजे, पीछे का जो आईना है, आईना के पीछे जो फ्रेम होता है उसको समझने की जरूरत है कि इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे, ठीक ना। तो जैसे कि डॉरी एक्ट पे मैंने बताया था ना आप लोगों को, दहेज प्रताड़ना के संदर्भ में जो एक्ट बना हुआ है, उसमें जो अक्सर जो केस होते हैं ना दहेज प्रताड़ना, जब भी कोई हरासमेंट का केस होता है तो उसमें दहेज प्रताड़ना सबसे पहले लगाया जाता है। पर जब भी मामले की जांच होती है उसमें 70 से 80% मामले में देखा जाता है कि उस पुरुष व्यक्ति का कोई नाम नहीं। मैं व्यक्तिगत तौर पर एक केस जानता हूँ जहाँ पर एक मेरा मित्र है, उसके परिवार में ऐसा कुछ घटना हुआ। वो आपको वैशाली जिले का था, ठीक ना, घर उसका वैशाली जिले में है, और वो साथ में मेरे साथ दिल्ली में रहता था। वो घर पिछले 1 या 1.5 साल से वो गया ही नहीं था, जिसको मैं जान रहा हूँ पर्सनली, मैं देख रहा हूँ 1-1.5 साल से। पर कुछ मामले में डायरेक्ट उसमें लगता है दहेज प्रताड़ना का मामला उसके बड़े भाई के संदर्भ में लगता है, तो इसका भी नाम दिया जाता है। तो सोच के देखिए, व्यक्ति ये दिल्ली में बैठा हुआ तैयारी कर रहा है और ये कैसे पहुंच सकता है वहां पर, नहीं पहुंच सकता है। बहुत से नई लड़कियां धमकी देती हैं कि हम आपके परिवार पर दहेज प्रताड़ना केस लगा देंगे। तो देखिए होता है कि आपको अधिकार दिया गया है पर प्रभाव उसका धरातल स्तर पर क्या होता है, इसका इस प्रकार से प्रभाव होता है। तो ऐसे ही भी पॉक्सो एक्ट में है, पहले दृष्टिया तो लगेगा नहीं ये गलत है, उम्र सीमा घटा दिया जाना चाहिए, ये उम्र सीमा जो है ये नजर आता है। तो इसके पीछे का जो जो आईना, उसका पीछा जो फ्रेम होता है ना, फ्रेम जो काला फ्रेम होता है, वो सबसे खतरा, उसे देखने की जरूरत है। मेरा समझ जहाँ तक विकसित हो रहा है इस मामले में, उसे समझने की जरूरत है।
नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, समय हो चुका है बहुत लंबा। जर्मनी ब्रिज कोर्स डेवलप करेगा भारत जर्मनी, तो इसे भी आप लोग देख लीजिएगा पीटी फैक्ट के रूप में। और 2027 तक 16 देशों कुशल कामगारों के लिए संकट बनाने जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल है वो करा रही है। और ब्रिज जो है कौशल ब्रिज जर्मनी के साथ अभी वर्तमान में डेवलप हो रहा है और लगभग 16 देशों के साथ यह करेगा। तो पीटी फैक्ट आपसे पूछ सकता है कितने देशों तक कौशल ब्रिज डेवलप किया जा रहा है, तो इसे आप लोग कवर कर लीजिए। नेक्स्ट है, देखिए मैंने आपको दिल्ली जो आपको आया था एडीआर रिपोर्ट, उसी में आपको मैंने चर्चा किया था करोड़पति जो चुन के आ रहे हैं। अब विधायकों के संबंध में एडीआर रिपोर्ट जारी हुआ है और एडीआर रिपोर्ट में आप लोगों को मैंने उस दिन भी प्रश्न किया था एडीआर रिपोर्ट की संस्था कहाँ है, क्या है इसका संगठन मुख्यालय, तो आप लोग बताए थे जवाब, वेरी गुड, उसका आप लोग को सभी लोग सही उत्तर दिए थे। तो देखिए यहाँ पर एक प्रश्न उठा है, लोकतंत्र में आम जनता की भागीदारी की बात की जाती है, तो बताइए कि आम जनता कैसे कभी विधायक और सांसद बन सकता है जब विधायक करोड़पति हो। अब आंकड़े कुछ और बताते हैं और हमारा जो सिद्धांत है कुछ और ही बोलता है। तो क्या इस सिद्धांत के आधार पर हम लोग पहुंच सकते हैं जो करोड़पति कभी भी फाइट कर सकता है आम जनता? सोच के देखिएगा, मान लीजिए कोई एक आम जनता, मैं ही खड़ा होना चाहता हूँ या आप में से कोई खड़ा होना चाहता है विधायकी के लिए, तो क्या मैं खड़ा होकर लड़ सकता हूँ? क्या मैं समानता के आधार पर उनसे समानता के आधार पर क्या मैं उनसे मुकाबला कर सकता हूँ? मेरे पास योग्यता बहुत है, बहुत सी चीज़ें मेरे पास है, योग्यता है किसी से मुद्दे को लेकर सेंसिटिव चीज़ों को समझने का, उस पर विचार राय, रोड मैप तैयार करने का, सभी चीज़ है, पर मेरे पास पैसा ही नहीं है। तो मैं क्या विधायक का चुनाव लड़ सकता हूँ? मैं उनसे फाइट कर सकता, लड़ तो सकता हूँ पर फाइट कर सकता हूँ, जीतने की चांसेज है न के बराबर है। यही रिपोर्ट बोलता है। देखिए यहाँ पर चीज याद रखिएगा, 132 जो विधायक है भाजपा के करोड़पति, 14 विधायक कांग्रेस के हैं, आम आदमी के 1 है, सपा के 3। ऐसा नहीं केवल एक पार्टी का ऐसा हाल है, सभी पार्टियों का यही हाल है। तो सोच के देखिए, 3 सबसे अमीर विधायक में 601 जो 661 करोड़ रुपया का मनसा विधायक जे एस पटेल की संपत्ति। इसी तरह आंकड़े देखिएगा, आंकड़े कुछ और ही बोलते हैं और सिद्धांत कुछ और ही है। यहाँ पर सारे आंकड़े दिए हुए गए, एक बार देख लीजिएगा और इसे कहीं भी ऐड कर सकते हैं जब भी लोकतंत्र में जनता की भागीदारी का कॉन्सेप्ट है, या जो संसद में जो आपको अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग आते हैं उसमें प्रश्न आए, तो एक एस्पेक्ट ये भी जोड़ सकते हैं कि जो करोड़पति लोग होते हैं इस प्रकार के लोगों को न बढ़ावा देते हैं। और ये फैक्ट है, ऐसा नहीं कि मैं अपने मुंह से बोल दे रहा हूँ, यह बहुत जगह फैक्ट के रूप में प्रस्तुत किया जा, डाटा के रूप में प्रस्तुत किया जा चुका है। गठजोड़ इनका होता है, अब वो किसी का कम होता है किसी का अधिक होता है अलग मैटर है, पर होता है। ये सब चीज़ें आप लोग को डाटा के तहत यूज करना है। चलिए नेक्स्ट है, अब देखिए नीतीश कुमार जी ने कहा है सभी विपक्षी दल एकजुट होकर देश को भाजपा मुक्त बनाए। तो मैंने जब भाजपा ने कांग्रेस मुक्त बोला था याद होगा तो उस दिन भी मैंने कुछ बातें बोली थी, आप लोग प्रीवियस वीडियो में जाके देखिएगा। भारत में जो भी व्यक्ति अगर इस प्रकार का बोल रहा है कि किसी को पार्टी मुक्त कर दिया जाए देश से, उसकी मौलिकता के प्रश्न है, उनकी जो विरा जो मस्तिष्क का जो सोचने की समझने की शक्ति है ना, उसका परिचायक है। भारत में कभी भी किसी पार्टी विशेष को मुक्त नहीं किया जा सकता है। अगर मान लीजिए आप कांग्रेस मुक्त भारत की कल्पना कर रहे हैं तो आप कभी डेवलप नहीं हो पाएगा उस कॉन्सेप्ट को लेकर। कहने का मतलब है कभी भी कांग्रेस मुक्त भारत नहीं हो सकती या भाजपा मुक्त नहीं हो सकती है। पार्टियां आप किसी क्षेत्र विशेष से उसके जो सहभागी है रूप, मान लीजिए किसी राजनीतिक पार्टी का गठन कहीं हो रहा है तो वहां पर उसकी सीट की संख्या अधिक है, कभी कम हो सकती है, पर वो ऐसा नहीं होगा कि पार्टी मुक्त होगा। और जो सशक्त हो चुका है उसका तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। इससे देखिए क्या होता है, किसी पार्टी को मुक्त करने से बेटर है उसको है ना समस्याओं से मुक्त करना, उनके विचारधाराओं से मुक्त करना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो इस प्रकार की जो चीज़ें आएंगे तो इंट्रोडक्शन जो कराता है उससे थोड़ा सा बच करेगी। इस प्रकार से कॉन्सेप्ट आपको इंटरव्यू में पूछ सकता है कि इस प्रकार के बयान से आप कहाँ तक सहमत है। तो आपको क्या बताना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि पार्टी मुक्त कभी भी हमारे राजनीतिक शासन संसदीय शासन व्यवस्था में नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे यहाँ दबाव समूह की प्रक्रिया इतनी ज़बरदस्त है ना कि
उसको कभी भी पार्टी मुक्त नहीं किया जा सकता हमारे राजनीतिक प्रक्रियाओं को। हाँ, इसका है ना प्रभाव ज़रूर कम अधिक हो सकता है, पर ऐसा नहीं कि वो मुक्त ही हो जाएगा। वो कांग्रेस मुक्त का कॉन्सेप्ट हो या भाजपा मुक्त का कॉन्सेप्ट हो, ये सब चीज़ें ना पार्टी में लाइट में आने के लिए बातें की जाती है, ताकि लोग असर दें, वो प्रधानमंत्री हों या नीतीश कुमार जी हों। देखिए, ये मैं इतना तरीके से क्यों बोल रहा, ये कॉन्सेप्ट है। अगर आ जाएंगे नीतीश कुमार जी बुलाएंगे, आप ऐसे कैसे कह दिए, तो मैं कॉन्सेप्ट के साथ उनको रखूंगा बात ना, कि ये प्रावधान क्यों नहीं हो सकता है। तो ये लोग आप लोग स्टंट लेते हैं, जो बहुत से लोग इससे प्रभावित हो जाएंगे, इनको समर्थन करने लगेंगे, पर ऐसा हकीकत धरातल पर होता नहीं है, ठीक ना। जैसे अभी मैं ऊपर बताया ना, सैद्धांतिक रूप से कुछ और है, धरातल पर कुछ और है, ऐसे ही यहाँ पर, इसीलिए आपको इस संदर्भ में समझना है। देखिए, विश्व बैंक रिपोर्ट आया सड़क सुरक्षा में, जो सड़क परिवहन में जो महिलाओं के अनुकूल चाहिए शहरों सार्वजनिक परिवहन, उसके संदर्भ में। तो यहाँ पर आंकड़े सभी दिए गए, सभी को टिक किया गया, बस उसे राइट डाउन कर लीजिएगा और कुछ नहीं है। विश्व बैंक का रिपोर्ट आया है तो उसको एक बार देख लीजिएगा, कहीं भी डाटा को यूज किया जा सकता है। डाटा को कैसे बनाना आप लोग को मैंने बताया भी है, तो चलिए इसको यूज़ कर लीजिएगा। ज़्यादा कुछ नहीं करना है कि आपको चेन्नई में कितना है, बेंगलुरु में कितना है, दिल्ली में कितना है, फ्रांस में क्या है, यूके में क्या है, परिवहन में उत्पीड़न की संख्या क्या है, भारत में 79% है। कैसे है भाई, वो भगवान ही जाने इसको। जो डाटा रिपोर्ट बना रहा है ना, वही जानेगा कैसे 79% है। जितना महिलाओं को सम्मान सार्वजनिक स्थलों पर भारत के लोगों के द्वारा दिया जाता है, अन्य स्थलों पर नहीं दिया जाता है। हाँ, इसके कुछ आंकड़े कम हो सकते हैं, पर इतना आंकड़ा तो नहीं होना चाहिए। फिर भी इस आंकड़े में यही बात की गई है, तो एग्जाम में भी यही बातें लिखी जानी चाहिए। चलिए, भावनाओं में मत बहिएगा। ऐसा अगर मैं बोल दिया हूँ तो एक पीटी फैक्ट आपको यहाँ से भी मिलेगा कि अफसर फील्ड सामुदायिक हेल्थ अफसर फील्ड के स्वास्थ्य सेनाएं मांडविया, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री, उनके द्वारा कहा गया यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे कल आयोजित किया गया था, उसी पर यह सम्मेलन में बोला जा रहा था। और देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें कहाँ पर किया गया, ये याद रखना आप लोग को। यूनिवर्सल हेल्थ जो कवरेज डे पर वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कम्युनिटी हेल्थ अफसर सम्मेलन समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे कल, जो हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री उनके द्वारा। तो कहाँ हुआ, तो रुद्राक्ष कन्वेंशन जो वाराणसी में है, वो उसमें हुआ। तो कॉमन आप क्वेश्चन बताना है, इस रुद्राक्ष कन्वेंशन के उद्घाटन किनके द्वारा किया गया था, कब किया गया था, और यह क्यों महत्वपूर्ण है, किस कॉन्सेप्ट को लेकर यह बनाया गया है, उसको आप लोग बताइएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे G20 में। देखिए, बढ़ती साख है, उसके संदर्भ में बहुत सा आंकड़ा आज दिया गया। पहले भी बात किए हम लोग आंकड़ा के संदर्भ में, तो यहाँ पर बहुत से आंकड़े दिए गए हैं। बस इसको करना क्या, आप लोग इसे राइट डाउन करना है। हालांकि मैं आप लोगों को जब नोट दूंगा, नोट अपडेट हो रहा है, पीडीएफ अपडेट हो रहा है, 2 तारीख तक हो गया, जल्द ही हम सब कवर कर लेंगे, टेंशन नहीं लेना आप लोगों को है। ये 23 तक का आंकड़ा दिया गया, 65, 45 सभी आंकड़े दिए गए हैं। भारत सीखेगी दुनिया से क्या, ये भी आप लोग को दिया गया है यहाँ पर। तो सभी आंकड़े को कवर करना, और इस पर पहले बहुत दफ़ा चर्चा हो चुका है। मैंने क्या आपको बोला था कि भारत 2030-78 सतत विकास लक्ष्य जो है उसके संदर्भ में बातें की गई है, सभी पर चर्चा यहाँ पर पहले किया जा चुका है। किस प्रकार के सतत विकास लक्ष्य को पूरा करने का हिसाब रख रहा है, कब तक हम पूरा करेंगे, दुनिया इस पर कैसे कब तक पूरा करेगी, सभी पर चर्चा। देखिए, भारत अगर इसी दर से, यहाँ पे एक आंकड़ा है उसे आप लोग देख लीजिएगा, 2030 तक जो सतत विकास लक्ष्य है उसको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। पर कोविड महामारी से पहले की जो गति थी, अगर उसी गति से हम लोग बढ़े तो 2078 तक इसे पूरा कर पाएंगे। देखिए कितना साल का अंतर हो जाएगा। अमीर देश यह लक्ष्य 2178 तक समय लग जाएगा, क्योंकि और भी उनकी स्थिति धीरी है। तो यहाँ पर देखिए भारत का भी दिया गया, भारत जिस हिसाब से गति कर रहा है उसको वर्ष 1959 तक लग जाए, 2059 तक लग जाएगा यह आंकड़ा आने में, जो सतत विकास के लक्ष्य है। तो सतत विकास लक्ष्य में कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए, पहले हम लोग बताइए। उप लक्ष्य तो 169 है, चलिए यहाँ तो आंकड़ा दिया गया। प्रमुख जो लक्ष्य है जो, वो कितने हैं और कौन कौन से, आप लोगों को अगर याद हो तो ड्रॉप कीजिएगा मैसेज। चलिए इसको समझिएगा, ये चीज़ों को वहाँ पर कवर कर लीजिएगा, आंकड़ों को दिया गया है, विस्तृत रूप से चीज़ों को समझिएगा। और देखिए यहाँ पर इसलिए अहम है भारत की अध्यक्षता, इतना ही लिख लीजिएगा, आंसर आपका मेंस का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इन्हीं बातों को अगर लिख लेते हैं, और कुछ नहीं, विभाजित विश्व के सेतु बनेगा भारत, एक कॉन्सेप्ट यह है। मैंने पहले भी चर्चा की क्यों हो सकता है, डिजिटल समानता लाने में सहायक, क्योंकि लगातार भारत में डिजिटल
केंद्र बन रहा है, जिसमें यूपीआई हो या और भी प्लेटफॉर्म जैसे डेवलप किए गए यूनिकॉर्न कंपनियां हो, तो डिजिटल समानता लाने में सहयोग हो सकता है। जन से जुड़ा सबसे बड़ा संगठन बन सकता है, इसको यूज किया जा सकता है। विकासशील देशों को मिलेगी मजबूती, क्योंकि जब भी भारत यूक्रेन के मुद्दे पर देखा जाता तो विश्व का नज़र भारत की ओर है। तो यह एक कहीं न कहीं एक नए नेतृत्व को उभार सकता है, वैश्विक संगठनों में होगा बदलाव, तो बहुत सी चीज़ें यहाँ पर दी जा सकती है। तो ये है ना, अध्यक्षता के संदर्भ में कुछ आंकड़े हैं, तो आप लोग इसे ज़रूर कवर कीजिएगा। आने वाले समय में आप बहुत इसका उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए, आर्थिकी समृद्धि अवरोध होगी महंगाई, इस पर लगातार हम लोग चर्चा करते हैं। आंकड़े दिए गए हैं कैसे महंगाई दर बढ़ी है, हाल ही में जो चर्चाएं की गई है, 35 आधार अंकों की बढ़ोतरी हुई है रिजर्व बैंक के द्वारा। तो देखिए कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा रेपो दर कितना भी है, रिवर्स रेपो दर कितना है, बैंक दर कितना है, फिर उसके बाद एसएलआर कितना भी निर्धारित किया, जो नए नए आधार पर जो बनाया गया है, 35 अंकों की बढ़ोतरी हुई है, तो उसके आधार पर आप लोग ये कमेंट में बताइएगा। तो देखिए उसी आधार पर है ना बातें की जा रही है कि जो सबसे खराब बीत चुकी महंगाई का सबसे खराब दौर बीत चुका है। हालांकि वास्तविकता यह है कि हम अनदेखी नहीं कर सकते हैं कि महंगाई की दर अभी भी असहज स्तर पर बनी हुई है। आरबीआई भी यह बोलता है कि मुद्रास्फीति के विरुद्ध सभी कार्रवाई जो है पूरी नहीं हुई है, अभी भी हम लोग नज़र रखे हुए अर्जुन की आंख की तरह, अर्जुन जो आंख पर नज़र रखे हुए, तो उसी तरह हम लोग भी महंगाई दर पर रखे हुए हैं। तो यहाँ पर दो तीन चीज़ें याद रखिएगा। मुद्रास्फीति जब बढ़ रही उसके लिए क्या बातें, तीन बातें यहाँ की गई, जो महंगाई बढ़ रहा है उसके तीन समस्याएं इन्होंने नोटिफाई किया। पहला क्या है कि ईंधन, और दूसरा खाद्य उत्पाद, और तीसरा इन्फ्लेशन, जो कोर इन्फ्लेशन है। कोर इन्फ्लेशन आप लोग को मैंने पहले भी बताया था। इन्फ्लेशन यानी मूल जो मुद्रास्फीति है, उसमें तीन कारक आप लोग को बताए थे ना इसके महंगाई दर के बढ़ने का। तो ये तीन कारक याद रखिएगा। ये तीनों पहलुओं के संदर्भ में बातें की जा चुकी है पहले भी। ईंधन की बात करें तो कच्चे तेल की कीमतों में कुछ कमी आई है, लेकिन यहाँ पर जो मैंने आप लोग को बताया था ना 22,000 करोड़ का जो घाटा हुआ है तेल कंपनियों को, उसको पूर्ति करने के लिए अभी भी रेट उतना ही रखा गया है। तो आप लोग को याद रहना चाहिए कि सभी चीज़ें एक दूसरे से कोऑर्डिनेट है। तो लगातार आप लोग वीडियो देखिएगा तो चीज़ें समझ पाइएगा। नेक्स्ट यहाँ पर चीज़ें समझना है कि जो इन खाद्यान्न जो आपूर्ति हो रही है उसमें भी हम लोग धीरे धीरे सुधार कर रहे हैं, तो महंगाई दर जो है ना धीरे धीरे कंट्रोल होगा। ये अनायास कम तो होगा नहीं, तो इसलिए वेट एंड वॉच करना, यही आपको बताता है यह लेख। और बाकी चीज़ें देखिए, साइबर हमले का भी जिक्र मिला सबक, तो इसको देख लीजिएगा कैसे साइबर हमला किया गया और फिरौती मांगा गया। 200 करोड़ का क्रिप्टो करेंसी आपको मांगा गया। जो भी डाटा था आपको एम्स का, उसको रिलीज करने के लिए आपको जो जो लोग हैकिंग किए थे उनके द्वारा 200 करोड़ का क्रिप्टो करेंसी फिरौती मांगा गया। हालांकि जो दिल्ली साइबर पुलिस है आपको एक्टिव मोड में काम कर रही है, पता नहीं सब पहले कहाँ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को कवर करनी है और चीज़ों को आगे बढ़नी है। इस पर सारा विस्तृत चर्चा पहले भी किया गया है। और साइबर अटैक के बारे में एक बार और हम लोग वीडियो कवर करेंगे। आज एक्चुअली संसदीय पर हम कर लिए, इसलिए समय नहीं मिला। और देखिए समय नहीं मिला, समय लेट भी हो गया है। और ये सब देखिए पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, तो जो भी न्यूज़ है आप लोग उसको कवर करते चलिएगा। एक कार्बन कैप्चर एक नया कॉन्सेप्ट आप लोगों को अब बजट में इस साल हो सकता है मिल जाए देखने के लिए। तो वेट एंड वॉच करते हैं कैसे इसको लाती है सरकार, किस संदर्भ में लाएगी, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए सरकार कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज पॉलिसी ला सकती है। तो ये पॉलिसी किस रूप से किन किन बिंदुओं पर चर्चा होगी, तो हम लोग आने वाले समय में उस पर न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। हालांकि आपको ध्यान रखना चाहिए कि पहले भी कार्बन न्यूट्रन के बारे में भारत लगातार प्रयास कर रहा है। तो आप लोग एक कमेंट सेक्शन में बताइएगा भारत कब अपने ईंधन को कार्बन मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो बताइएगा, ऊर्जा के लिए निर्धारित किया है ना, आपको बताइएगा। देखिए कितनी सब्सिडी होगी ज़रूरत, इसके संदर्भ में अगर कार्बन कैप्चर के संदर्भ में हम लोग बात करेंगे तो नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक लगभग 2.10 लाख करोड़ रुपये सब्सिडी की जरूरत है, जिसकी पूर्ति क्लीन एनर्जी सेस के रूप में की जा सकती है। सेस क्या होता है, कर पर लगाया गया अतिरिक्त कर होता है। अगर मान लीजिए 5% कर है तो उसमें 2% सेस भी लिया जा सकता है, तो ये सेस 2% कहलाता है। तो एनर्जी क्लीन एनर्जी सेस का कॉन्सेप्ट आ सकता है इस बजट में आ जाए, तो ये भी आप लोग के लिए एक नया कॉन्सेप्ट होगा, इस पर
प्रश्न उभरेंगे, प्रश्न आ सकता है। और देखिए, अगर नीति आयोग रिपोर्ट के अनुसार कार्बन जो स्टोर करने का वर्ष 2040 तक वो 35 जो टन है, 4100 रुपये खर्च होता है। उसके बाद 2050 में प्रति 3000 आपको सब्सिडी दी जा सकती है, यह आपको आंकड़ा दे रहा है। और कार्बन इस्तेमाल में लगभग 2300 रुपये प्रति टन के सब्सिडी दी जा सकती है। और सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? औद्योगिक उत्पादन भारत में होता है, यही दिया गया है। लगभग 2020 में 2600 टन कार्बन उत्सर्जन रहा, इसमें 1600 टन औद्योगिक सेक्टर से हुआ। ये सब आंकड़े ना थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा। और अंडरलाइन पेपर आप लोगों को ग्रुप ऐप पर दे दिया जाता है, ऐप पर आप लोग ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप पर आपको अंडरलाइन पेपर का सेगमेंट रहता है, आप लोग जाके दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस के सेगमेंट में देख सकते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। फिर कल हम मिलते हैं। और आप लोग रिव्यू, अपना जो रिव्यू होता है वो ज़रूर अपलोड कीजिएगा, टेलीग्राम पर सेंड कीजिएगा, ताकि उसे यूट्यूब पर हम लोग अपलोड कर दें और लोग भी उससे उससे ना कुछ सीख सकें। तो चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।